ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और आज वीरू और मैं आपके साथ रहेंगे और बात करेंगे इस मार्केट की। ये देखिए क्या, अच्छा आज का लो देखिए आप 24,717 और आज का हाई 24,864। आज सुबह जो हमने बाय जोन की बात की थी वीरू, वो 24,700 से 24,750 का था। एकदम उसके बीचों बीच आए हम और वहाँ से बाइंग आ गई अगेन। अब मैं ये फिर कह रहा हूँ कि वो कहना आसान था, ट्रेड ले पाएंगे या नहीं ट्रेडर, वो अपने ऊपर है, लेकिन रिस्पेक्ट तो किया वहाँ पर। फिर भी एक रेंज है, निफ्टी की एक रेंज है। मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया उस रेंज को। बैंक निफ्टी में बड़ी रिकवरी हुई है, खासतौर से लास्ट के 1 घंटे में, और आखिरी 1 घंटे की कहानी रही है PSU बैंक्स। ये होगी चला गया, ये है एक्चुअली, कोई नहीं, हो सकता हो भी जाए अगले 1 घंटे की भी, लेकिन पिछले 1 घंटे की कहानी तो रही है निफ्टी PSU बैंक। ये देखिए किस तरीके से 2.7% चला। मार्केट को ड्रैग किसने किया? सुबह जो लग रहा था फैक्टर रिलायंस की मार्केट को सपोर्ट करेगा, उसी ने एक्चुअली मार्केट को ड्रैग किया। रिलायंस हाई से कोलैप्स हुआ और कुछ IT स्टॉक जैसे कि TCS, निफ्टी IT लो पर है, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट आई। हाँ, 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ अच्छी तेज़ी है। अगर आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो ट्वीट आई गोल्ड लोन को लेकर, उसके बाद गोल्ड लोन कंपनियों में आग सी लगी, खासतौर से मुथूट 7.2% जो प्योर गोल्ड प्ले है। उसके अलावा मन्नापुरम और IIFL में भी ठीक ठाक तेज़ी है, और BSE फिर से ऑल टाइम हाई पर, और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में फिर से एक बार तेज़ी। वीरू को जोड़ते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। अनुज, निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, फिर आते हैं कुछ सेक्टर्स पे। अप्रोच क्या रही है? आई मीन आज दोनों में से, अच्छा अनुज, हम PSU बैंक्स की बात कर रहे हैं, बट HDFC बैंक ने भी सहारा दिया आज, बट निफ्टी बैंक को हाँ कैसे अप्रोच करें इस वक्त, और स्पेशली जब निफ्टी बैंक फिर ऊपरी एज पे आके खड़ा हो गया? बिल्कुल, देखिए वीरू, पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी एक रेंज में है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, बाय जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। आज जैसे हमने कहा, सुबह हमारा बाय जोन था 24,700 से 24,750, स्टॉप लॉस था 24,600 का, 24,717 का लो है, और वहाँ से अब मार्केट अच्छा घूमा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 24,900 से 950 की थी, अभी भी उस जोन में नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा और मार्केट में जोन बाकी हो चलने का। 24,850 के ऊपर 24,900 950 का वो रेजिस्टेंस जोन है। तो आई थिंक आपने सुबह अगर वो ट्रेड ली है, लॉन्ग ट्रेड उस लेवल पर, तो वो अब ग्रिप में होगी। उसमें आप चाहें तो मॉर्निंग लो का स्टॉप लॉस लगा दें या पार्शियल बुक करें, देख ले कैसे करना है आपको। आई थिंक बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए आप, कल बैंक निफ्टी ने रेंज का लोअर एंड टेस्ट किया, उसको ब्रेक नहीं किया, 55,000 का 55,100 तक गया था। आज हम रेंज के हायर एंड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं 55,800 की। अब पता नहीं इसको ब्रेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। HDFC बैंक जरूर आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ICICI बैंक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा रेयरली होता है कि HDFC बैंक इस तरीके से डे हाई पर हो और ICICI बैंक डे लो के करीब हो। आप देखिए ICICI बैंक डे लो पर है, HDFC बैंक डे हाई पर। अगर आप इनका पैरेलल चार्ट रखेंगे तो दिखाई देगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है वीरू कि इस तरीके से आप HDFC बैंक और ICICI बैंक में डिफरिंग प्राइस एक्शन देखें। नॉर्मली दोनों स्टॉक्स एक साथ चलते हैं, लेकिन आज इनका प्राइस एक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट है। और अगर आप इवन बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो नंबर 1 पे HDFC बैंक और राइट हैंड साइड पे आपको नंबर 1 पे ICICI बैंक दिखाई देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को नेट ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि HDFC बैंक का वेट ज़्यादा है, प्लस वो ज़्यादा चला है, तो इसलिए HDFC बैंक ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ICICI बैंक का थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। HDFC बैंक की तरफ से 175 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है आपको? अनुज, एक बार फिर से वही थीम, PSU बैंक्स जो कि रोलोवर्स पे अपने साथ ठीक लेके गए थे, जिन्होंने पूरा सेकेंड हाफ ऑफ मे डोमिनेट किया। हालांकि फिर भी मैं चुनाव करूंगा HDFC बैंक का। हालांकि अब इसके मूव को हम मतलब कन्विक्शन के साथ तो तभी बोलेंगे जबकि हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हों, बाइंग के आंकड़े हुए FIs के। बट फिर भी अनुज, एक 9 मई से चली आ रही अब तक की स्लोपिंग नॉर्मल चैनल को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। और महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी बैंक का डील हो रहा 10 और इसका डील हो रहा 20, तो दोनों ही इंडेक्स ने और एक क्रिटिकल स्टॉक ने महत्वपूर्ण लेवल से पुल बैक दिया डे हाई पर। फिर लेके आऊँगा मैं, जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे लेके कैनरा बैंक। आई मीन प्लेसमेंट, स्टैट्स, पुट राइटर्स और रोल ओवर सब अच्छे हैं अनुज, और 1 अगस्त 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड करता हुआ। मैं कहने को 3 और स्टॉक्स PSU के कह सकता हूँ, लेकिन अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूँगा सिर्फ यहाँ पर कैनरा बैंक तक। और एक है दैट्स SBI कार्ड्स। रखिएगा स्क्रीन पे, एक क्लियर कट ब्रेकआउट
स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। हम आए भी अच्छे लेवल्स के साथ थे, इट्स 927, तो ये 2-3 स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं। बट अनुज, वो कहते हैं ना कि किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन इंडेक्स, उस दिन कुछ सेक्टर्स आके एक मैसेज छोड़ते हैं जनाब कि ये सीरीज हमको बिलोंग करेगी। आज पीएसयू बैंक्स, आज कैपिटल मार्केट थीम जिस तरीके से चल रही है, मैं शायद पल्स में आपको ओआई भी दिखाऊंगा। अनुज, क्या गजब का मूव है, क्या व्यू बन रहा है इस फर्स्ट डे के मैसेज को देखने के बाद, रीड करने के बाद? देखिए वीरू, ऐसा है कि पीएसयू बैंकों में आज कुछ तो हुआ है। जिस तरीके से ये स्टॉक्स 1:30 बजे के बाद भागे, उसके बाद आई थिंक एक रीज़न जो मुझे समझ में आया, एक बार आईडीबीआई बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। मनी कंट्रोल पर एक खबर छपी कि ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नहीं, आईडीबीआई का चार्ट लेकर आइए। वो जो एमिरेट्स वाला बैंक जो है, जो इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, कि शायद आईडीबीआई बैंक उनको दिया जाएगा। आई थिंक जब से खबर छपी उसके बाद से आईडीबीआई बैंक चला और उसके बाद से पीएसयू बैंक का मोमेंटम आया। और ये आईडीबीआई बैंक में काफ़ी खबर उड़ाई जा रही है। वैसे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इसकी। एक लॉजिकल है क्योंकि कई लोग इसको जोड़ रहे हैं कि पहले से इंटरेस्ट है उनका, तो शायद वही होंगे। उसके बाद से पीएसयू बैंकों में मोमेंटम आया है। लेकिन पीएसयू बैंक काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे एक मूव की। आपको देखा ही होगा आपने, काफ़ी समय से पीएसयू बैंक्स में हिंट था कि एक बड़ी रैली की तैयारी चल रही है पीएसयू बैंकों में। एसबीआई कितने टाइम से नहीं चला? एक्चुअली एसबीआई का 52 वीक हाई पिछले जून में था, 912 या समथिंग। अभी तक वो उस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया है। तो 912 3 जून 2024 को था। तो काफ़ी हद तक पीएसयू बैंकों में लोगों को लगता है कि शायद जगह है। ये आईडीबीआई बैंक वाला न्यूज़ शायद एक ट्रिगर रहा हो। दूसरी बात, जहाँ तक बात की आपने कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में विरूप एक क्लियरली वो जो सेबी का जो अब रूल्स आए हैं एफ&ओ को लेकर, उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो मार्केट ने अब तक सहना था, वॉल्यूम गिरने थे, जो सब कुछ होना था वो हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा और आगे देखने की तैयारी कर रहा है और क्लियरली ये एक स्पेस है। एंजल वन की तो हमने लगातार बात की है कि जिस दिन से उसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, आई थिंक तब 2600 या 2700 था, तब हमने पिक किया था उसको, और 3500-3600 तक के टारगेट तब ओपन हुए थे। आप देखिए उसके बाद उसने रुक के नहीं देखा है। सेम विद बीएससी में जब वो एक दिन वो उस गलत खबर ने थोड़ा सा स्टॉक के मोमेंटम को गिरा दिया, अदरवाइज बीएससी भी वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है पिछले 1 महीने से। तो ये रैली कंटिन्यू कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेश, हाँ आज एक ट्रिगर मिल गया, लेकिन ये स्पेस वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बीरू। स्पेस वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पूरी की पूरी में भी इनको बिलोंग करती है। चलिए अब एक काम करते हैं अनुज, थोड़ा सा आप बताइए कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं और साथ ही साथ आज का कार्यक्रम का क्रम। अनुज बिल्कुल विरूप, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार पहले जरा वॉल पर, और उसके बाद क्रम पर आएंगे। निफ्टी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इटर्नल आज का टॉप गेनर में से एक, एसबीआई, उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, और उसके अलावा अगर एफ&ओ के ट्रेडिंग स्टॉक्स देखेंगे तो एनबीसीसी टॉप गेनर, मुथूट फाइनेंस, बीएससी और यूनियन बैंक, यहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। लूजर्स में हिंडाल्को, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी। बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप लूजर है आज, और एसजेवीएन, बजाज, बिरला सॉफ्ट और ऑयल इंडिया एफ&ओ के टॉप लूजर्स में शामिल। चलिए अब आपको क्रम बताते हैं। आज कार्यक्रम का फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबसर, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद्य, सोनी पटनायक और अमित सेठ। 2:15 पर लक्ष्मण जी से जानेंगे कि किस खबर ने गोल्ड लोन शेयरों में नई जान फूंकी। 2:20 पर मिताली से जानेंगे कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में क्यों है जोश हाई। 2:25 पर अश्मित से जानेंगे कि एल&टी को बड़ी राहत जो मिली मुंबई के इस टनल प्रोजेक्ट के लिए, उस पर क्या है अपडेट। 2:35 पर एमएससीआई में किन की एंट्री और किन की एग्जिट जानेंगे यतिन से, और फिर यतिन से जानेंगे ऑटो सेल्स का एक एस्टिमेट। उसके बाद पीएसयू बैंकों की वैल्यूएशन पर एक खास रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कंचन के साथ। फिर हमारे साथ मेहबून ईरानी जुड़ेंगे और उसके बाद यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस। 3:10 पर कल की स्ट्रैटेजी और उसके बाद बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स। शुरुआत करते हैं, हमारा पैनल तैयार है और आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे पसंद है एसबीआई कार्ड, 927 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रेंथ नजर आती है। टॉप होगा 920 का, मतलब करीब 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस है। अपसाइड टारगेट 950 के नजर आता है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन यस एसबीआई कार्ड पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड।
ओके, एसबीआई कार्ड्स प्रकाश सर का कॉल यहाँ पर अभी जिसका जिक्र मैं कर ही रहा था, बहुत बेहतरीन अगर आप देखें रोलर्स के साथ ही आया था इस सीरीज में। मानस आपका ट्रेड इस वक्त का? तो विनय जी, हुडको पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अब फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से जो अप्रैल मंथ में भी स्टॉक ने 243 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था और 3 दिन पहले 243 पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज 243 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रेक हुआ है। तो अब आपको खरीदारी करनी है हुडको में। 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 255 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले, 245 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 18 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर तो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग पे है और उसमें से जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एसबीआई। आज मॉर्निंग कॉल में भी इसको कवर किया था और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया है, ये बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है और इसका टारगेट होना चाहिए, अभी जो नया टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 830 टू 840। तो 813 पे बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 800 का। क्या 800 का ब्रेकआउट है तो एसबीआई इज अ बाय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू लीडर, ये आपने पिक किया। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन रहेगा, स्टॉक है एशियन पेंट्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया है आज 2300 के बिलो सारे मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए आज काफी वीक नजर आ रहा है आउटलुक। फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं, 2290 95 का एक रेजिस्टेंस है, उसी स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 2200। इनफैक्ट अगर उसको भी ब्रेक करता है देन टुवर्ड्स 2170 लेवल्स भी स्लाइड होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय की कुछ टेक्निकल कॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सिद्धार्थ खेमका के पास एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक। गुड आफ्टरनून। जो कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स है, हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी मोमेंटम है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और जो रेगुलेटरी सपोर्ट की तरफ से अगर आप देखें जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दो बड़े आईपीओज आने वाले हैं, एक एनएसडीएल और दूसरा एनएसई को लेकर भी काफी गर्माहट है। तो हमें लगता है कि ये सेगमेंट में अच्छी मोमेंटम रहेगी। तो कैपिटल मार्केट थीम्स में से जो स्टॉक मैं आज सिलेक्ट किया है वो है नुवामा वेल्थ। कंपनी के Q4 नतीजे काफी स्ट्रांग आए थे। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में 30% ग्रोथ देखा हमने, हमारे एस्टिमेट से 11% अप था। अगर आप देखें तो जो न्यूमामा प्राइवेट बिजनेस है वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। कैपिटल मार्केट सेगमेंट में भी काफी ग्रोथ थी और एएमसी बिजनेस है वहां पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, बट अदरवाइज जो कोर बिजनेसेस है वेल्थ और कैपिटल मार्केट, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ और बढ़त देखने को मिली। कंपनी हमें काफी पसंद है। हमें लगता है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स वो चलता रहेगा और जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है यहाँ पर खासम फोकस रहेगा। आगे चलकर जितने भी ब्रोकर्स हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट पर फोकस करना चाह रहे हैं और यहाँ पर ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों ही अच्छा है। तो बाय कीजिए नुवामा वेल्थ, टारगेट प्राइस 7600। ओके, नुवामा वेल्थ 7200 के स्तर पे आपका ये आज का बाय कॉल है। अच्छा, निफ्टी ने थोड़ा सा जो एज लिया था, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा शार्पनेस आ रही थी, वो फिर धूमिल हो गई और इट्स 24763 एज ऑफ नाउ स्क्रीन पर। 55662 का स्तर यहाँ पे निफ्टी बैंक का। पीएसयू बैंक्स पे हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। यहाँ पर एक दो जरा जो थीम्स हैं उनका भी जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर जो अच्छा कर रही हैं। हमने दो थीम की बात करी यहाँ पे, एक्सचेंजेस का, डिपॉजिटरीज का, पीएसयू बैंक्स का। अदर देन दैट जो चीज़ बहुत अच्छी चल रही है उसमें एक बार लिखे आइएगा अप एटर्नल, अब 3% ऊपर है। प्रकाश सर, ये मैंने कल ट्रेड आपसे पिक किया था, सुबह अनुज ने भी पिक किया। आपने कल कहा था कि एक चुपचाप ₹1 का वैल्यू एट रिस्क, ज़्यादा भी नहीं, अगर चलना होगा तो यहीं से चलेगा। सर ये एटर्नल अब अपनी वो स्लोपिंग डाउन चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ, जिसके पास वो कल का ट्रेड था बुक कर ले या फिर अभी चलाए, मतलब अगर 238 240 पार कर गया तो क्या देगा ये स्टॉक? एक्चुअली आज मैंने ये स्टॉक मेरे क्लाइंट्स को दिया हुआ है, ये डिस्क्लेमर है। रिसेंट हाई हमने देखा है रेफरल में करीब 248 के आसपास है और जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है अगर यहीं पर भी अगर क्लोज मिल जाता है ना तो नेक्स्ट वीक ऊपर जाएगा, क्योंकि सेटअप मजबूत है। वो ले आ सकता है 260 तक, तो 2848 को पार करना है 260 के जोन के लिए। स्टॉक थोड़ा डीप होगा 230 का, लेकिन ये ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा इसको पकना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम, लेकिन मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है इटरनल में।
अब मूव ऑन है इटर्नल में। चलिए अब चलते हैं आज के सबसे बड़े बिग गेनर्स में से एक मुथूट फाइनेंस। आज सुबह सुबह CNBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। हमने सुबह जब स्क्रीन पर डिस्कस किया था तब 2 से 3% स्टॉक ऊपर था मुथूट का, अब 7% ऊपर है। पूरी खबर एक बार फिर से समझ लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, जरा दोबारा एक्सप्लेन करें। देखिए, दरअसल रिजर्व बैंक ने 2 महीने पहले एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की थी जिसमें गोल्ड लोन देने की शर्तों को कठोर करने का प्रस्ताव रखा था। अब वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को नसीहत दी है कि ये जो कठोर करने का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में आप दरअसल ढील दीजिए। जो आपने ड्राफ्ट गाइडलाइन दी है उसमें रियायत दीजिए, और रियायत इस तरीके से दीजिए कि गोल्ड लोन लेने वाले जो छोटे छोटे लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करिए। और साफ तौर से ये भी कहा है कि 2 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन कोई लेता है तो उसको नई गाइडलाइन के दायरे से बाहर रखिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि तत्काल इसको लागू मत करिए, कम से कम पर्याप्त समय दीजिए और 1 जनवरी 2026 से पहले इसको लागू मत करिए। ये इसलिए रिजर्व बैंक को कहना पड़ा वित्त मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसको 85% से घटाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा था। गोल्ड लोन को रिन्यू करने का, टॉपअप करने की शर्तों को कठोर करने का प्रस्ताव रखा था। ऐसा माना जा रहा था कि इनको अगर लागू किया गया तो गोल्ड लोन लेने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यही वजह है कि रिजर्व बैंक को सिफारिश की वित्त मंत्रालय ने। ओके, चलिए लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी खबर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए पतंजलि का स्टॉक, और अब ये CNBC TV 18 की इंफॉर्मेशन है। पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर एक MCA की एक स्क्रूटनी चल रही है। ये जहाँ तक बात है लाइकली टू बी कम्प्लीटेड इन 3 मंथ्स, सेक्शन 210 के तहत स्टॉक पतंजलि फूड्स का इस समय रिएक्ट करता हुआ करीब 0.4% नीचे आपको ट्रेड में दिखाई देगा। हालांकि ध्यान रखिएगा ये जो खबर है ये पतंजलि आयुर्वेद से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर मूव अच्छे हैं। एक बार जरा आप लेकर आइए कमिंस का शेयर वापस डे हाई को स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ कमिंस, ये देखिए 3271 पर। सिद्धार्थ, ये कैपिटल गुड स्टॉक्स, ये जो MNC कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं इसमें इस बार नंबर सबके अच्छे रहे, ABB के, सीमेंस के, कमिंस के। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को और आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए आपने एक नाम नहीं लिया, डोमेस्टिक साइड से L&T के भी काफी अच्छे नतीजे आए। तो ये ओवरऑल स्पेस में हम जनरली देखते हैं कि Q4 जो रहता है नतीजा जनरली कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए अच्छा ही रहता है। बट अगर आप देखें स्पेशली कमिंस ने जो आउटलुक दिया है आगे चलकर वो काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, और उसके वजह से हमें लगता है कि ये जो स्पेस अब तो थोड़े टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ ABB, सीमेंस, क्यूमिंस एंड L&T। हमें लगता है कि ये जो पूरा पैक है अब थोड़ा यहाँ पर ऑन बैक ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड आउटलुक यहाँ पर अब वापस डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू बनता है। क्यूमिंस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, हमारा बाय रेटिंग है, और जो प्रिफर्ड पिक रहेगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ABB, सीमेंस, L&T एंड क्यूमिंस, ये पैक ऑफ 4 हमारे प्रिफर्ड पिक इन दी कैपिटल गुड स्पेस में रहेंगे। कैपिटल गुड स्पेस में और L&T के बारे में कुछ देर में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे भी, लेकिन उससे पहले और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। कमेंट्स अच्छा करता हुआ L&T आपके स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट ही कर रहा है। आज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा और हाउसिंग स्पेस से NBCC, हुडको दोनों तेज़ हैं। ये NBCC 124.82 और बातचीत मैं इसलिए कर रहा हूँ इस पर क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ये स्टॉक आज अपने सितंबर 2024 के हाईज को अगेन ये अच्छा। इस बीच हमारे साथ रचना जी जुड़ी, एक काम करते हैं रचना जी से आउटलुक लेकर उस पर पहले रचना जी का ट्रेड लेते हैं इस वक्त का। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका इस वक्त का ट्रेड क्या मैम? जी गुड आफ्टरनून, एंड मेरे इस वक्त के ट्रेड में मनप्पुरम ही रहेगा। इट वाज अ फैंटास्टिक वे जिस हिसाब से हमारे चैनल पे आज उसका न्यूज़ ब्रेक किया गया एंड देन द मूव दैट हैज कम। अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये पहला दिन है इस पूरी मूव का, और काफी साइडवेज की रेंज, काफी दिनों की रेंज में से अभी तो ये निकला है, और हायर टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अच्छी बात है कि मनप्पुरम में एक पुलबैक भी आया है, तो एक छोटे से एसएल के साथ 238 पे एसएल लगाएंगे फ्यूचर्स पे, 241 पे बैठा है, तो 3 रुपए के एसएल के साथ अगर यहाँ पे लॉन्ग करे फ्यूचर्स को तो पहला टारगेट होना चाहिए 245 एंड देन 250 फॉर मल्टी डेज।
ओके चलिए, तो आपका ट्रेड हो गया मन्नापुरम फाइनेंस फ्यूचर्स। खैर, अभी हमने जैसा कि पीएसयू बैंक्स पे एक डेलीगेटेड डिस्कशन किया, कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक को देखिए, बीएससी को देखिए, आप सीडीएसएल को देखिए, सब में बहुत स्ट्रांग मूव है, कमज़ोर बाजार में भी, इनफैक्ट फ्लैट बाजार में भी ये स्टॉक्स डिलीवर कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल रेगुलेटर सेबी ने एफएनओ से जुड़े जो नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, उसका पॉसिबली एक इम्पैक्ट है। क्या है इसका असर? आइए समझते हैं। मिताली से हमारे जुड़े हैं। मिताली, बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें डेरिवेटिव के रेगुलेशंस में बदलाव किए गए हैं, क्या है मोटे तौर से क्रमबद्ध तरीके से समझाइए और इनका इम्पैक्ट एज वेल। जी बिल्कुल, आज कैपिटल मार्केट के सारे ही स्टॉक्स में हमें ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। दरअसल सेबी के जो नए रूल्स आए हैं, सेबी के एफएनओ रूल्स को एफएनओ 2.0 का नाम दिया जा रहा है। इन रूल्स के तहत ये बताया जा रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की उम्मीद है और ट्रेडर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा स्टेप जो है वो एफएनओ में पोजीशन लिमिट्स का बढ़ाना है, जिससे ट्रांजैक्शंस में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है और मार्केट ज़्यादा एक्टिव भी बनता हुआ नजर आ सकता है। जो शेयर्स बार बार फ्यूचर बैंड में जाते थे, उन पर भी एक अच्छी लगाम लगाने की कोशिश करी है और मैनिपुलेशन को रोकने का यहाँ पे कदम उठाया गया है। इंडेक्स ऑप्शन की पोजीशन लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट लिमिट जो है वो अब 1500 करोड़ रुपीस कर दी गई है, जिसे पहले 500 करोड़ तक प्रपोज किया गया था। वही हम ग्रॉस लिमिट की बात करें तो वो 10,000 करोड़ रुपए तक लागू कर दी गई है, जो कि पहले 1500 करोड़ तक प्रपोज की गई थी। ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं, जो नए डेल्टा बेस्ड फ्यूचर इक्विवेलेंट के थ्रू होगा। पहले ये नोशनल ओआई के बेसिस पे होता था। MWPL यानी मार्केट वाइड लिमिट, पोजीशन लिमिट में भी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे फ्री फ्लोट के साथ साथ कैश वॉल्यूम का भी फैक्टर इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की उम्मीद है और शेयर्स जो है वो बार बार फ्यूचर्स बैंड में जाने से रुकते हुए नजर आएंगे। इसके कारण रिटेल और छोटे ट्रेडर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा और मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी कम होती नजर आएगी। इसके साथ ही सेबी ने बैन पीरियड में सिर्फ फ्यूचर इक्विवेलेंट ओआई घटाने वाले ट्रेड्स को ही अप्रूव करने का फैसला किया है, ताकि नए स्पेकुलेटिव पोजीशंस वहाँ पे ना बन सके। साथ ही फ्यूचर सेगमेंट में प्री मार्केट सेशन भी स्टार्ट होगा, जिससे प्राइस डिस्कवरी और ज़्यादा बेटर होती नजर आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया हुआ है वो है किसी एक शेयर में किसी भी एंटिटी की पोजीशन को लिमिट कर दिया गया है। इंडिविजुअल्स के लिए जो पोजीशन है ये MWPL का 10% है, वही ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए पोजीशन लिमिट 20% कर दी गई है और FPI और बड़े ब्रोकर्स के लिए लिमिट 30% तक कर दी गई है। तो ये सारे जो नियम है, इन्हीं के तहत ये जताया जा रहा है कि आगे ट्रांजैक्शंस में भी इजाफा होगा और इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन बनने की भी उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये इस समय मिताली शुक्रिया, ये एक अपडेट आती हुई और कहना होगा कि ये जो इंडेक्स ऑप्शन वाला मामला है ना वीरू, ये आई थिंक शायद मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे उसको लेकर कि वो लिमिट बहुत जल्दी हिट हो जाती थी और स्पेशली काफ़ी लोग आउट ऑफ द मनी उस वजह से ऑप्शन शायद नहीं ले पाते थे। लेकिन ये एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैसला है और वैसे भी इस सेक्टर में जान तो लौटी थी, क्लियरली आपने देखा ही था। एक एंजल के कितने ख़राब नंबर के बाद भी स्टॉक नहीं गिरा था, BSE ने भी चलना शुरू किया था, तो मार्केट ऑलरेडी फॉरवर्ड लुकिंग था और मार्केट ने काफ़ी शानदार रुख लिया इन स्टॉक्स पर। सिद्धार्थ जी, हाँ सॉरी वीरू बोलिए। अनुज, मुझे तो डेरिवेटिव प्री ओपन ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्टेप है, वरना फर्स्ट बहुत अच्छा स्टेप है और स्टॉक कहाँ करता था ना, फर्स्ट बहुत अच्छा स्टॉप, बहुत अच्छा स्टेप है डेरिवेटिव का प्री ओपन। और मैं तो अब ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा जब भी आप किसी भी अब आगे से कोई भी कॉल देखें तो उसको प्री ओपन से कंपेयर करें, उसके बाद उसको कल की क्लोज से ना कंपेयर करें, क्योंकि कल की क्लोज से कंपेयर करना बहुत वो होता है। प्री ओपन में जहाँ सेटल हो जाए उसके बाद वहाँ, क्योंकि उस ट्रेड आपको उसके ऊपर मिलेगी, उसके नीचे नहीं मिलेगी, कल की क्लोज पे नहीं मिल सकती है ट्रेड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। चलिए, मैं सिद्धार्थ से व्यू लेना चाह रहा था। सिद्धार्थ, आप ऑब्वियसली इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या नज़रिया है आपका, ये जो आज रैली हुई है कैपिटल मार्केट से जुड़े प्लेस में, आज ही नहीं पिछले कुछ समय से हो रही है ये रैली? जी बिल्कुल, देखिए अगर रेगुलेशन की बात करें आप स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं Q4 नतीजे जो एंजल के थे वहां पे थोड़े नतीजे कमजोर आए थे। रेवेन्यू जो था वो एफएनओ रेगुलेशन के चक्कर में इम्पैक्टेड था, वीक मार्केट एनवायरनमेंट था। मगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जो हमें पता है कि इंडिया में कैपिटल मार्केट के प्रति ग्रोथ है वो चल रही है और हमें लगता है कि ये आगे चलकर बढ़ेगी। और जो ये मार्केट जो रेगुलेटर का जो आया है लेटेस्ट रेगुलेशन, मुझे लगता है ये डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काफी हेल्प करेगा। क्लैरिटी और रेगुलेशन हमेशा
हमने देखा है कि दैट क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। तो इस स्पेस में दो ही स्टॉक्स हैं हमारे कवरेज में, एक बीएसई और एंजल वन, दोनों पे ही हमारा बाय रेटिंग है। हमें लगता है कि व्हाइल बीएसई हैज कंसिस्टेंटली डन वेल, एंजल के वैल्यूएशंस में थोड़ा सा दबाव है, बिकॉज जो मार्केट वॉल्यूम इम्पैक्ट था जो डेरिवेटिव सेगमेंट में, वो जैसे जैसे इंप्रूव होगा हमें लगता है कि यहाँ पर कंपनी में उतनी ही इंटरेस्ट और उतना ही ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा। तो विद इन दी स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, we would prefer an angel in the current valuations, while BSE continues to be a favorite। वहां पर वैल्यूएशन अब जो करंट लेवल्स पे है, अपसाइड काफी बची नहीं है, तो प्रिफर करेंगे एंजल वन। एंजल वन आप प्रेफर करेंगे। अच्छा, एंजल वन की बात हो गई यहाँ पे कैपिटल मार्केट स्टॉक की। एक बार लेके आइए आप निफ्टी बैंक फिर से 55,725, आज का लो प्रिसाइसली 10 डे मा, और इस वक्त जहाँ पे ये कैंडल घूम रही है, कैंडल मतलब आप लोअर शैडो को छोड़ दीजिए, मतलब जो लो लगा उसे छोड़ दीजिए, वो मैंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। ओपन और अभी सीएमपी ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास आ चुका है। याद रखिएगा, इससे पहले हाईएस्ट क्लोज है 22 अप्रैल का, इट वाज 55,647, 733 पे ट्रेड करता हुआ। डायरेक्टर साहब दो चीज़ें रखिएगा, 55,000 की पुट और 55,500 की पुट। अनुज आज थोड़ा सा ना, हालांकि मैं अभी कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि 56,000 का ब्रेकआउट आ ही जाएगा, बहुत टाइम दिया इस प्रोसेस ने, लेकिन आज पीएसयू और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी लगाइए, फिर मेरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। एट 6962 अब हम CY25 के हाईएस्ट लेवल पे हैं। थोड़ा सा लग रहा है आज बिहेवियर निफ्टी बैंक का बढ़िया। ये देखिए कितना आउटस्टैंडिंग आई है, 10 लाख और 55,500 का 6 लाख। आज थोड़ा सा बिहेवियर ठीक लग रहा है अनुज, है निफ्टी बैंक का? नहीं भी तो ठीक तो लग रहा है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये हमने ना पहले भी 3-4 बार देखा है, आपको याद होगा। आई थिंक इस रेंज की दोनों एंड को हमने इतनी बार टच किया है कि मैं इस बार ना, जैसे कहते हैं दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं इस बार उसी फेज में हूँ। या तो 56,000 क्रॉस कर ले डिसाइसिवली, ऑल टाइम हाई का क्लोज दे दे हमें, या 55,000 डिसाइसिवली ब्रेक कर दे। देखिए इवेंचुअली जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, बायस तो हमारा अपसाइड का है मार्केट को लेकर, लेकिन इवेंचुअली वो ये इसको कंफर्म करने के लिए निफ्टी पर 25,050 और बैंक निफ्टी पर 56,000, इसको डिसाइसिवली क्रॉस करना होगा आपको। ये होगा तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर बड़ा पॉजिटिव होगा, फिर आपके शॉर्ट्स भी काम आएंगे। जो सिस्टम में इतने FIs के 80% शॉर्ट है वीरू, वो भी काम आना शुरू होंगे उसके बाद। बिल्कुल, वो भी काम आना शुरू हो गई। हालांकि मैं खुद मानता हूँ कि अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का जो याद रखिएगा ये मूव है वो काफ़ी अच्छा खासा है। अच्छा, इस बीच चलते हैं एक स्टॉक और को हिट करते हैं। मई बिलोंग करता था नायका को, और इनफैक्ट अप्रैल में 11 अप्रैल को नायका 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ था। मेरे ख्याल से सोनी जी ने कई बार कॉल भी दिया था इस पर। सोनी जी, अब ये जानती हैं क्या स्ट्राइक कर रहा है? ये है वो 24 सितंबर का भाव 205, जहां से कोलैप्स हुआ था पहली बार, उसको ही स्ट्राइक करता हुआ। नायका पे आपकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? ये प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? नायका एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। इनफैक्ट जितना भी उसने करेक्शन देखा है, वो कभी भी वो 180 के बिलो डीप करेक्शन नहीं देखा, कंटिन्यूसली वहां से बाइंग चलते आ रही है। मुझे लगता है नायका आज जो 202 के ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसको मेंटेन करता है, पोजिशनली 215 के लेवल्स का यहाँ पे नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में ही। सो यहाँ पे बाई पोजिशंस या लॉन्ग पोजिशंस होल्ड करनी चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए। ऑलरेडी कोई अगर बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं, बट 195 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहीं पे। ओके, एकदम से ऑडियो में कुछ दिक्कत आई सोनी जी, लेकिन ट्रेड ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। यहाँ पर उस ऑडियो को रिकैप करिएगा, जरा वापस रिकैप्चर करिएगा। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। हमने इंडियन बैंक डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले, वो उसमें अच्छे मूव आए, 630 का हाई लगा के करेक्ट हुआ, थोड़ा सा 619 तक आया। हमने SBI कार्ड सुबह पिक किया था, SBI कार्ड में अच्छे मूव आए। ये भी अगर आप देखें आज सुबह 905 906 पर नहीं 916 917 पे बात हुई थी इसकी, अब 926 पर इसका हाई भी करीब 930 तक गया। ये ग्लेनमार्क में एक मैसिव मूव आ रहा है इस समय। ग्लेनमार्क का चार्ट देखिए आप जरा, पिछले कुछ दिनों में ग्लेनमार्क शानदार मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय एकदम डे हाई पर आया। लेकिन अब हम बात करेंगे लार्सन एंड ट्यूब्रो की। बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद MMRDA ने 14,000 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया है। हमारे साथ अश्मित जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं पूरी डिटेल। अश्मित, गुड आफ्टरनून, समझाइए।
वेल एल&टी को एक बहुत बड़ी राहत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से। ये राहत करीबन 14,000 करोड़ रुपए की भी मानी जा सकती है, क्योंकि वो ही इस टेंडर का साइज था। MMRDA के 2 प्रोजेक्ट थे जो सवाल में थे। एक प्रोजेक्ट है 8,000 करोड़ का, दूसरा प्रोजेक्ट है 6,000 करोड़ का। इनकी क्यूमुलेटिव टेंडर वैल्यू 14,000 करोड़ रुपए की थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये टेक्निकल बिड जब खोले गए थे जनवरी 2025 में, उस टेक्निकल बिड स्टेज पे एल&टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके मद्देनजर एल&टी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गया, फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे आया अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये ऑब्जर्व किया कि एल&टी एक कंपनी है जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है, स्पेशली जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, कि एल&टी ही वो कंपनी थी जिसने दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कमीशन किया है, और देयरफॉर उनके इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको टेक्निकल स्टेज पे ही कैसे डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है। इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा शॉक एक्सप्रेस किया कि ऐसे कैसे किया जा रहा है कि एल&टी ही एलिजिबल नहीं है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस चीज के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, MMRDA ने इंट्रोस्पेक्शन किया। आज जब वो कोर्ट के सामने पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, उन्होंने ये जाहिर किया कि इन कंसर्न्स के मद्देनजर इस पूरे टेंडर प्रोसेस को टोटली स्क्रैप कर दिया जा रहा है। इस टेंडर का आगे क्या किया जाएगा, इन 2 प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, उस चीज पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक कॉल लेगी, बट फिलहाल के लिए इस पूरे टेंडर प्रोसेस को ही स्क्रैप कर दिया जा रहा है। ये डिसीजन एक्सप्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड करते हुए, और इसके साथ एक बड़ी राहत, एल&टी के हाथों से ये प्रोजेक्ट स्लिप होता नजर आ रहा था। यहाँ पे इस लीगल डेवलपमेंट के वजह से 14,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है अब शायद हाथ में ना जाए। उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर एक फ्रेश टेंडर प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। सो मेजर रिलीफ एल&टी के लिए MMRDA के प्रोजेक्ट बनने की। ऑल राइट, शुक्रिया अश्मित। बिल्कुल, और फ्रैंकली बोलो ना वीरू, मतलब आई एम हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बिकॉज आई फ्रैंकली अगर आप पूरा केस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, और हम तो क्योंकि मुंबई में रहते हैं और ये एट द एंड ऑफ द डे सब टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, तो बिल्कुल बहुत सही डिसीजन ये। और अब होपफुली इस पर दोबारा बिडिंग हो और ढंग से काम हो इस पर। चलिए, ये बात हो गई इस समय इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की। एक बार लार्सन ट्यूब्रो पे चार्टिकल व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने रेफर किया ही था स्टॉक को। रचना जी, लार्सन एंड ट्यूब्रो कैसा लग रहा है चार्टिकली स्टॉक? जी, चार्टिकली ये स्टॉक बेसिकली फिलहाल तो साइडवेज मूवमेंट में है और करीब 2 हफ्ते की रेंज है, लेकिन यहाँ से अगर ये काउंटर 3700 को अगर तोड़ेगा तो फिर 4,000 तक का रास्ता भी इसके लिए खुलेगा ओवर 3 मंथ्स ऑफ टाइम होराइजन। 3700 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक रेंज बाउंड है। ओके, चलिए, ये समय रेंज बाउंड है लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब नेक्स्ट इन लाइन क्या करें? चलिए, एक काम करते हैं, एक बार पहले एक अपडेट लेते हैं। राजेश जी, राजेश सतपथी जी, एक बार इंडियन होटल्स का चार्ट देखिए, डे हाई के करीब। कोई व्यू स्टॉक पर? जो चार्ट तो बेहतरीन है। अगर आप देखें तो 760 और 750 ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास से ये घूम रहा है। आज की अगर बात करें तो 780 के आसपास इसका 50 DMA बनता है, यानी 780 इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा स्विंग ट्रेडिंग का। 780 निकल जाए तो मुझे लगता है ये 810 820 जो इसकी पुरानी टेरिटरी है वहां तक फिर से जाएगा। काउंटर अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है पहले ही दिन, तो मुझे लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे, 760 का स्टॉप लॉस रखे, 785 के बाद स्टॉप लॉस ट्रेड करे, सेट करे 810 से 820। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास, एक ट्रेड उनसे लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड मॉर्निंग का टॉप कॉल DLF दिया था, वही रहेगा। DLF का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में हमने 4-5 दिनों का एक नैरो रेंज कैंडल का कंसोलिडेशन देखा था। कल के सत्र में ब्रेकआउट आया था स्विंग का, और आज हम थोड़ा फॉलोअप देख रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है, इसे बाय करें। 790 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 820 रुपीज के रहेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज वैसे हमने काफ़ी स्टॉक्स की बात की जहां पॉजिटिव मूव्स हैं। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनमें आज एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि मझगांव डॉक, ओला इलेक्ट्रिक और SJVN। इन तीनों कंपनियों में क्या फैक्टर्स रहे आज की इस प्राइस गिरावट के,
ये समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने भी मेंशन किया, एक्सीडेंट हुआ है, डेफिनेटली एक बड़ा डेंट यहाँ पे हमें लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर तीनों को क्यूमुलेटिवली समझा जाए तो जो Q4 के नंबर्स आए हैं ये हमें इस टाइम पे अच्छे देखने को नहीं मिले हैं, और साथ में स्ट्रीट ने इसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया, बिकॉज नंबर्स में यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले अगर मजगांव डॉक की बात करें तो Q4 में जो इनका प्रॉफिट है वहाँ पे एक बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आया है। करीब करीब 51% तक जो इनका कंपनी का प्रॉफिट है वो घटता हुआ नजर आया है। कंपनी के इस बार के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हायर साइड में रहे, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, इनफैक्ट जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वहां पे भी एक काफी बड़ा डेंट लगा है। आगे बढ़ते हैं, ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे केवल रिजल्ट ही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा काफी सारे और भी फैक्टर्स हैं, इसके चलते आज यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स देखेंगे तो लगातार कंपनी जो है घाटे में जाती जा रही है। अगर इसे कंपेयर करें हम Q3 के नंबर से तो वहां से भी जो घाटा है कंपनी का वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि अगर मार्केट शेयर के लिहाज से भी देखा जाए तो कंपनी जो है अपना मार्केट शेयर जो है वो खोती जा रही है इस टाइम पे, और साथ ही साथ बाकी के जो चैलेंजेस भी है कंपनी इस टाइम पे काफी जोरों शोरों से फेस कर रही है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो काफी ज्यादा ओला में टूटता हुआ नजर आ रहा है, और यही रीजन है अगर 52 हफ्ते का हाई देखा जाए तो ये वहां से करीब करीब 63% तक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं, SJVN के नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी इस बार अपने मुनाफे से घाटे में आती हुई नजर आई है। साथ ही साथ कंपनी के अगर बेसिक नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी एक डेंट पड़ा है। साथ में जो प्रोविजंस है वो काफी ज्यादा हायर साइड में है, कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी काफी ज्यादा हायर साइड में है, और जिसका रिफ्लेक्शन आज हमें इसके प्राइस में दिखा है। ओके, तो ये है आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। एक काम करते हैं, मजगांव डॉक पे बात कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पे लिखाइएगा। सिद्धार्थ जी, आपकी राय क्या है? ठीक है, इन नंबर्स पे आज का एक रिएक्शन बहुत शार्प है, सुबह थोड़ा संभला, उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ, बट ओवरऑल मजगांव डॉक शिप बिल्डर, इस पे आपका टेक क्या है? या फिर पूरे डिफेंस पे से अगर आपका पिकिंग ऑर्डर मैं जानना चाहूँगा, कि नो डाउट आज से 1 महीने पहले जितने वैल्यूएशंस कंफर्टेबल थे, स्कोप था चेज करने का, वो शायद आज उतना नहीं है। मजगांव के नंबर्स पे आपका टेक, इस प्राइस कट पे आपका टेक, और आपका डिफेंस पे पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरू, देखिए 2-3 स्पेशली कंपनीज हैं जिनके नतीजे इतने अच्छे नहीं आए हैं, अगर आप देखें तो स्पेशली डिफेंस स्पेस में, और उसमें मजगांव डॉक के नंबर्स थोड़े से वीक आए हैं। हमने पास्ट में ऐसा देखा था, Q3 के बाद जेन टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट बाद में वापस ऑर्डर बुक इनफ्लो बढ़ा, Q4 में अच्छे नतीजे दिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो व्यू है ओवरऑल डिफेंस स्पेस में, इस सेक्टर को आप क्वार्टर बाय क्वार्टर मत देखिए, इसमें बहुत लंपीनेस होते हैं, कोई क्वार्टर में ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, कोई क्वार्टर में कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इसे आप 3 से 4 साल के होराइजन पे देखिए। इंडिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है विच इज पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल डिफेंस स्पेस। नॉट ओनली कि जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो बड़ा है ऑन डिफेंस एज वेल एज ऑन द इंडिजिनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़कर उभर कर आई है इंडियन डिफेंस प्लेयर्स के लिए, और ये दोनों के लिए है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है एज वेल एज जो पब्लिक सेक्टर का कंपनीज है जो सालों से अच्छी ऑर्डर बुक लेके चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस स्पेस को आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखिए। जो करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ वीक नंबर्स, इसे आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। जैसा आपने ऑलरेडी कहा, वैल्यूएशंस जो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो कंफर्टेबल थे, आज वैल्यूएशंस थोड़े बहुत आप बोलिए कि जो अपने फेयर वैल्यू के आसपास है। तो हमें लगता है कि इसे एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन सेक्टर के मान के चलिए। हमारे जो प्रिफर्ड पिक्स है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा उनके ऑर्डर बुक है, और उसके बाद जो हमारा प्रिफर्ड पिक है वो है HCL। ये 2 प्रिफर्ड पिक्स हमारे रहेंगे इन द डिफेंस स्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलोड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके, तो ये है आपका पिकिंग ऑर्डर इस वक्त डिफेंस स्पेस में। BEL आपकी अभी भी अगर आप देखें कॉल्स में शामिल है। अच्छा, सुबह मानस ने ट्रेड लिया था, मेरे ख्याल से मानस ने लिया था या राजेश जी ने लिया था, इंडियन होटल्स। अब शानदार मूव देखिए, डे हाई पर आ गया जनाब ये, और मैं क्योंकि अभी इसको देख ही रहा हूँ चार्ट पे 774, मानस 777 पे इसका लास्ट एवरेज प्लेस्ड है। आपको लगता है कि ये जून के लिए ये पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, कंसिडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेस 750 पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो लॉन्ग के फेवर में है, ये आपका पूरा हॉलीडे का सीजन भी है, आपका टेक क्या कह रहा है इस पर? देखिए, मॉर्निंग मैंने इस पे ट्रेड नहीं लिया था, बट जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं वीरेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि इस बार
ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मेरे ख्याल से 7 मई से स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया है, जो 775 780 की रेंज है उसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन अब जो पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 780 को ब्रेक करके 800 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे अभी लिया जा सकता है 762 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए तो ये इस समय एक ट्रेड आता हुआ आपका इंडियन होटल्स पर। LIC एक बार लेकर आइए। कल थोड़ा कंसोलिडेट हुआ परसों की मैसिव रैली के बाद, और अब ये स्टॉक परसों के हाई के करीब या उसके हल्का सा ऊपर ही होगा। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। चलिए अब बात करते हैं MSCI रीबैलेंसिंग की। आज 3 से 3:30 के बीच में एडजस्टमेंट होगा। यतिन जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किन स्टॉक्स पर फोकस रखना है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और आज MSCI का सबसे अहम रीबैलेंसिंग हो रहा है, और अगर हम मई के रीबैलेंसिंग की बात करें तो आज आखिर के आधे घंटे में आपको चेंजेस होते हुए नजर पड़ेंगे। टॉप आइडियाज में अगर हम देखें तो टॉप फ्लोज में कोरोमेंडल इंटरनेशनल और नायका, ये दोनों काउंटर्स जो है आज बाय लिस्ट में है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंडेक्स में इनका इंक्लूजन हुआ था। पर्टिकुलरली $250 मिलियन के आसपास की कोरोमेंडल इंटरनेशनल में बाइंग फ्लो मिलेगी, और लगभग $211 मिलियन के आसपास की, यानी लगभग 1600 से 1800 करोड़ के बीच में यहाँ खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वेटेज सिप्ला का बड़ा है, इंडस टावर्स का बड़ा है, ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये वो सारे काउंटर्स हैं यहाँ खरीदारी के फ्लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। और ब्रॉड रेंज 2 से 5 करोड़ डॉलर्स के आसपास आपको यहाँ बाइंग आती हुई नजर पड़ेगी। हालांकि दो काउंटर्स जो फ्लोट डाउनवर्ड रिवाइज हो रहे हैं। सबसे पहले एटर्नल यानी जोमेटो, इसके बारे में हमने येस्टरडे भी बात की थी, और यहाँ कुल मिला के आउटफ्लो $500 मिलियन के थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो करीब 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए के बड़े ब्लॉक्स आपको आखिर के आधे घंटे में देखने को मिल सकते हैं एटर्नल यानी जोमेटो के अंदर। और एस्ट्रल, ये काउंटर है जहां हल्के फुल्के सेल फ्लोज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वेटेड एवरेज वॉल्यूम के बराबर होंगे। तो आखिर के आधे घंटे में ये दोनों काउंटर्स पे भी रहेगी नज़र। बिल्कुल, देखते हैं कि इसमें से खासतौर से एटर्नल पर ऑब्वियस सबकी नज़र रहती है। माना जा रहा है कि काफ़ी बाय फ्लोज हैं इनको काउंटर करने के लिए। अब यतिन के पास ही रहते हैं और ऑटो सेल्स का एक प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि मंडे को जब हम आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों वही रहने वाला है। यतिन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑटो सेल्स से? जी, तो ऑटो सेल्स की बात करें तो मई का महीना कोई खास नहीं रहने वाला है कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के लिए। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड के साथ और टाटा मोटर्स के साथ, जहां नंबर्स आपको थोड़े वीक ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अशोक लेलैंड की बिक्री 14,500 यूनिट के आसपास एक्सपेक्टेड है। ब्रॉडली ये फ्लैट नंबर आपको साल दर साल बेसिस पे आता हुआ नजर पड़ेगा। और टाटा मोटर्स पे अगर हम नज़र करें तो यहाँ जो अनुमान है वो है 73,000 यूनिट्स का, जिसका मतलब ये है कि साल दर साल बेसिस 5% सेल्स गिरने वाले हैं। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कोई खास नहीं करने वाला है। हालांकि टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अभी भी सेल्स जो है काफ़ी स्टेबल है। मारुति की बात करते हैं, यहाँ 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो पिछले 2-3 महीनों की तरह यहाँ ग्रोथ जो है 5 से 7% के आसपास ही रहेगी, और इस बार लगभग 3% के आसपास की ग्रोथ अनुमानित है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट, क्योंकि नए EVs लॉन्च हुए हैं, आपकी XUV 700 की मांग अभी भी अच्छी है, तो 16% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए बड़े बेस के बावजूद। और ट्रैक्टर सेगमेंट, क्योंकि बारिश अच्छी है, तो 9% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। Hyundai मोटर्स यहाँ स्ट्रगल हो रहा है, क्लियरली नए लॉन्चेस नहीं है मार्केट प्लेस में, तो सेल्स ग्रोथ डिक्लाइनिंग फेज में है, तो यहाँ 4% की डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट कीजिए। टू व्हीलर प्लेयर्स को समझ लेते हैं, यहाँ भी नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए। बजाज ऑटो मॉडेस्ट 6% की ग्रोथ रहेगी। हालांकि रॉयल एनफील्ड 87,000 यूनिट्स, यहाँ रन रेट काफ़ी शानदार है, और यहाँ आप 22-22% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिएगा मई के महीने में। हीरो मोटोकॉर्प का भी हाल वैसा ही रहेगा, 5% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए। हालांकि TVS मोटर्स, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनके जो स्कूटर सेगमेंट है, ये कॉम्पनसेट कर रहे हैं स्लोअर ग्रोथ जो हमने मोटरसाइकिल सेगमेंट में देखी है। तो यहाँ 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। लगभग 4.25 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है। ओके, चलिए तो ये इस समय ऑटो सेल्स पर एक प्रीव्यू। शुक्रिया यतिन। तो ये सब स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। 240 हो चुका है। सोनी जी के पास चलेंगे सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे रचना जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और सिद्धार्थ खेमका है हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी, आपका ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ IIFL की 450 कॉल ऑप्शन। बाई करना है इसको, 7 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 20 रुपए और 25 रुपए के 2 टारगेट्स हैं। फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन है आज करीबन 5.6% और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंट्राडे ब्रेकआउट भी दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 425 की तरफ। पोजिशनली हमें लगता है कि टुवर्ड्स 460 और 470 के रेंजेस को टेस्ट कर सकता है।
तो यहाँ पे 450 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके 450 कॉल ऑप्शन पार्टिसिपेट करना है 460 और 470 के टारगेट के लिए IIFL सोने जी की तरफ से। रचना जी आपका ट्रेड। जी मेरी तरफ से रहेगा फ्यूचर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। ये फिलहाल 122 पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगाएंगे हम 120.5 का, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 125। ओके ये हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया। आप चलते हैं मानस जी के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए PSU बैंकिंग पे वीरेंद्र जी ध्यान है, तो यूनियन बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यूनियन बैंक में 144 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 156 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं 150 वाला, 150 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹4.75 475 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹3.30 ₹3.30 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ₹8 तक के टारगेट सेट करें। ओके यहाँ पे हो गया यूनियन बैंक। PSU बैंक्स पर आप जाएंगे, आपका कन्विक्शन स्पेस PSU बैंक ही नजर आ रहा है। चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। सिद्धार्थ जी क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में आज? वीरू मेरा मिड कैप पिक है LT फूड्स, उसके कोड दावत के नाम से भी जाना जाता है। बाय कीजिए, रिकमेंडेशन है, टारगेट प्राइस 470 का। LT फूड्स एक लीडिंग बासमती एंड स्पेशलिटी फूड्स मैन्युफैक्चरर है। पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके जैसे कि दावत, रॉयल। कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में, और आगे चलकर भी अब एक्सपेंशन कर रहे हैं इनटू ऑर्गेनिक फूड्स, रेडी टू कुक फूड्स। तो वहां से भी नई ग्रोथ आ रही है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है इंडिया में अराउंड 30% मार्केट शेयर है, और उनके जो ग्लोबल प्रेजेंस है वहां पर वो US में काफी फोकस्ड है, और वहां से 50% वहां पे उनकी मार्केट शेयर है इन बासमती राइस। हमें लगता है कि आगे चलकर जो डिमांड ग्रोथ है वो तो रहेगा ही, जो इंडिया US ट्रेड डील होगा उससे भी कंपनी को काफी बेनिफिट मिलेगा। कंपनी ऑलरेडी अपनी प्लांट्स US के अंदर सेटअप कर चुकी है, तो उससे भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल कंपनी टारगेट कर रही है FY26 में 10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू विद 13% EBITDA मार्जिन, एंड इसके साथ हमें लगता है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रांग है, अच्छे हैं, और ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इसीलिए रेकमेंड करेंगे LT फूड्स बाय टारगेट प्राइस 470। ओके LT फूड्स आपका बाय कॉल है इस वक्त का। और चार ट्रेड्स पिक किया हमने। शुरुआत की थी सोनी पटनायक जी के साथ, सस्ता ऑप्शन का ट्रेड पिक किया था फर्स्ट, और IIFL फाइनेंस की कॉल 450 की स्ट्राइक 1360 पे ट्रेड करती हुई 2025 का लक्ष्य 4 का स्टॉप लॉस है। और रचना वैद्य जी का ट्रेड रहा आज बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर्स 125 का लक्ष्य यहाँ पर 4 का चमत्कार मानस जी ने पिक किया। ट्रेड रहा आपकी स्क्रीन पे आज उनका भी PSU बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और 147 पे ट्रेड कर रहा है, 156 का लक्ष्य है। और सिद्धार्थ खेमका जी ने LT फूड्स पिक किया। आज राइस स्पेस में आपका इस वक्त कन्विक्शन बना हुआ है। निफ्टी वही ट्रेजेक्ट्री 760 की पकड़ के चलता हुआ 55,700 पे निफ्टी बैंक, और एक बैंक और लेके आइए, दैट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल ये एक और बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। क्या कर रहा है? अभी स्लाइटली बैकफुट पे है। नहीं, मेरे को कुछ ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाई दिए थे, स्ट्राइक्स बार बार आ रही थी, इसलिए मैंने जिक्र किया। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो PSU बैंक्स में है और एक HDFC बैंक में शामिल है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करें, यहाँ पे इंडियन होटल्स का जिक्र हो ही गया। एडहेसिव्स में चलते हैं, सिंस एक्सेल कॉल एशियन पेंट्स पे आई थी, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप एक बार पिडिलाइट को देखें तो 2% ऊपर 3103 पे। अमित जी, पिडिलाइट पे आपका टेक क्या है? अब सडनली ये CY25 के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, आपका सेंस क्या कहता है पिडिलाइट पे? वीरेन जी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो इन प्लेस है, और अच्छी बात यह है कि जहां से इसने प्रीवियसली ब्रेकआउट दिया था वही जगह को रीटेस्ट करके लगभग जो 3000 का लेवल है वहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। तो इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 3030 रुपए का, और ये पोजिशनली अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग लगता है फॉर 3200 एंड 3250। ओके चलिए, पिछले 1.5 घंटे में आपने जितनी भी कॉल सुनी उनमें से आधी PSU बैंकों पर रही हैं, और उसका रीज़न भी है। पिछले 1-1.5 घंटे में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर PSU बैंक ही रहा। इनफैक्ट आज का अब सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर यही है, 3% ऊपर रहा। ज़ोरदार तेज़ी है, और FY25 में सरकारी बैंकों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। साथ ही
रफ्तार भी निजी बैंकों से ज़्यादा तेज़ रही है, ये कह रही है मोतीलाल ओसवाल की एक खास रिपोर्ट। कंचन से समझते हैं और क्या है इस रिपोर्ट में। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि डेफिनेटली जो सरकारी बैंक है वहाँ पे जो हमें तेज़ी है अच्छी खासी आती हुई दिखाई दी। अब सबसे पहले ऑल ओवर बैंकिंग को समझे तो जहाँ पे हमें प्रॉफिट्स देखने को मिले, काफ़ी ज़ोरों शोरों से देखने को मिले हैं। इन टोटल अगर बात करी जाए फिस्कल ईयर की तो यहाँ पे रिकॉर्ड प्रॉफिट भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि साल दर साल यहाँ पे हमें करीब करीब 26% की बढ़त आती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा जंप होता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 7% का यहाँ पे हमें एक इजाफा देखने को मिला है। अब देखिए, पहले हम देखते थे कि जो प्राइवेट बैंक है और जो पब्लिक बैंक है वहाँ पे जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब वो जो गैप है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में वो सिग्निफिकेंटली हमें नैरो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब नैरो तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के ये सुधार के पीछे के कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि जो बैंक की एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सुधरती हुई दिखाई दी है। जो खराब लोन्स है वो भी हमें कम होते हुए दिखाई दिए हैं, प्रोविजंस भी हमें लोअर साइड में जाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक अच्छा खासा तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे कंपनी की ओवरऑल जो बैंक्स की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अच्छा खासा एक बूस्ट मिला है। यही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट भी है उसने भी एक अच्छा खासा बूस्ट दिया। और पहले हम देखते थे कि कोई भी जाके जिसका सिबिल कम भी होता था वो उसको बैंक जो है लोन इजीली एक्सेस कर देता था, लेकिन अब सिबिल को काफी अच्छी तरीके से तलाशा जा रहा है और जिसका हाई सिबिल है उसको ही जो लोन्स है वो इस टाइम पे जो बैंक्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो सुधरी, और बैंक की एसेट क्वालिटी सुधरी है तो उससे बैंक का प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मुनाफा, तो आप देखिए कि पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि फिस्कल ईयर 24 के क्वार्टर 4 से लेके फिस्कल ईयर 25 के क्वार्टर 4 तक हमें एक तेज उछाल देखने को मिला है पीएसयू बैंक के यहाँ पे कंपनी के बैंक्स के मुनाफे में। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक स्टैग्नेंट ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो इन कंपेयर पीएसयू बैंक ने यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे हम बैंक्स की नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एक तेज उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। YoY बेसिस पे भी एक ये जो उछाल है काफी बड़ा आता हुआ दिखाई दिया है पीएसयू बैंक में, करीब 2.5% का, और अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो करीब 5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक के वो किस तरीके से रिड्यूस हुए हैं। आप देखेंगे कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा पीएसयू बैंक जो फिस्कल ईयर 21 के क्वार्टर 4 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 2.97 पे थे, वो रिड्यूस होते होते 0.5% पे आ गए हैं, यानी कि ड्रास्टिकली हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पीएसयू इस टाइम पे बादशाह है। बिल्कुल, पीएसयू बैंकों में अच्छी मजबूती आज भी। शुक्रिया कंचन। अब आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस साल 10 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जोड़ने वाली है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने सीएनबीसी आवाज़ से खास बातचीत में कहा कि इस साल ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट घटकर 40 रहने की उम्मीद है। सुनते हैं इस बातचीत का एक अंश। Peter, best wishes for the ITA summit. This year, FY26 is going to be very important for your international ambitions. Can you tell us which are the new destinations that you're planning this year and any timeline for that? You know, we started post-COVID, we started on a journey of further internationalization. With that, we have pretty much doubled our international destinations from 20 prior to COVID to 40 we have today. And we today announced a set of another 10 new international destinations, bringing the total to 50. That's an important step for us, and we already had announced earlier Amsterdam and Manchester, and we today mentioned London and Copenhagen, and a bit further away Athens. So that will bring us to like 5 destinations in Europe, and we've also said we're going to further grow in Central Asia with new destinations. So being India at the very center, you see that we expand to the north, we expand to the west, we expand to the east, and that will continue to grow going forward. Okay, last year was very good in terms of revenue, overall revenue. Any outlook for FY26 both in terms of passenger revenue and ancillary revenue you have, and also what are your plans for the grounded planes? You know, we're not giving a traffic forecast or a passenger forecast. What we do give for the last few years, and again we've done that for FY26, is the capacity guidance, and then you can do the math yourself, take your capacity guidance and then put a percentage of load factor on it. You're pretty much there. I think what's important for us is look between today and 2030, the Indian aviation market is going to double, and that we'll see its ups and its down. But if you just take a line, and I think even last year was a good example, there were some months which were a bit slower with the elections and the heat wave, and then there
were a couple of months which were extremely good. So just take the annual growth number, and that will continue to go forward. And Indigo, I think, is in a great position by having our cost leadership to continue to benefit from that growth. And the plans to restore the grounded planes? You know, we are step by step restoring them. The number used to be in the 70s in the second quarter of last year. We're now down to the 50s at the end of that last year. We started now to move into the range of the 40s. So a gradual reduction will continue to take place. My last question, Peter. This year there has been some geopolitical issues in the region. Many airports have been closed for some time. Will that impact the overall growth? And also your partnership with Turkish government is considering that. What is your plan on that? No, we had for a duration of 8 days, 11 airports in the northeast part of the country being closed. I think where Indigo really stands out is we were the first one to get back in to restore the operations. People who couldn't travel for a couple of days could start to travel again. I mean, I went myself to Srinagar to see the teams on the ground, and I was incredibly proud to see basically how the teams had a tough time there, and they were restarting the operation. There was 11 destinations, 170 daily flights. If you take that's a big number. But on the total Indigo operation of 2,200, almost 2,300 flights a day, you know, it puts it in perspective. So all the flights have been restored. We are basically back in a regular operation in that area, and we continue to grow on that part. When it comes to your Turkish partnership question, that is under evaluation with the government, and we await the outcome of that. ओके चलिए, तो ये बात हुई इंटरग्लोब एविएशन की। सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में अगर एक दो स्टॉक्स केस स्टडी रहे हैं तो उसमें इंटरग्लोब एविएशन का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। अब इस लेवल पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल देखिए अनुज, इसको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी की तरफ से देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड है। जो पिछले कुछ सालों में 2-3 बड़े चेंजेस हुए हैं। एक तो प्रमोटर्स में जो सेटलमेंट हुआ है और वन ऑफ द प्रमोटर्स एग्जिटिंग ग्रेजुअली, उनका ओवरहैंग धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा, जो इंडिया में बहुत सारे टियर 2 टियर 3 एयरपोर्ट्स डेवलप हुए हैं जहां पर इंडिगो ने अपने फ्लाइट्स लॉन्च किए हैं और मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गेन किया है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखें तो जो ग्रोथ ड्राइवर इंडिगो के लिए हमें दिखता है वो है इंटरनेशनल मार्केट्स। हमने हमेशा देखा कि इंडिया एक नए कंट्री के साथ टाई अप करता है, बट वहां से ग्लोबल एयरलाइंस इंडिया में आती है, लेकिन इंडिया से एयरलाइंस कोई होती नहीं थी जो उनके कंट्रीज को जाके कनेक्ट कर सके। तो इंटरग्लोब ने वो एक अपना कैपेसिटी कंसिस्टेंटली एक्सपैंड किया है और जिसके वजह से उन्होंने अपना वो नेटवर्क जो है वो काफी एक्सपैंड किया है। इंडिया में तो 60% मार्केट शेयर है ही। अब उनका टारगेट है कि जो इंडिया से आउटबाउंड जो ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल रूट्स में 30% मार्केट शेयर ले, जो कि काफी बड़ा है और प्रॉफिटेबल है। तो हमें लगता है कि इसे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जाए। हमारा तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव व्यू है इंडिगो पे और एक बाय रेटिंग पे के साथ 6,400 का टारगेट है। ओके चलिए, तो इंटरग्लोब एविएशन में 6,400 का टारगेट। एक आखिरी सवाल आपसे सिद्धार्थ, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे एटर्नल की। एटर्नल पर अब क्या व्यू रखेंगे आप? बिल्कुल देखिए, एटर्नल पे हमारा जो ओवरऑल स्पेस है उस पर तो पॉजिटिव व्यू है ही, बट अगर आप देखें रीसेंट क्वार्टर्स में अर्निंग्स थोड़ी सी सबड्यूड हुई है और स्पेशली ये जो है ये अगले 2-3 क्वार्टर में भी हमें लगता है कि थोड़ा सा अर्निंग सबड्यूड रहेगा। जो क्विक कॉमर्स स्पेस है वहां पर कंपनी ने अपना केपेक्स प्रीपोन कर दिया है। जो 2 साल में करने वाले थे वो अगले 6 महीने में करेंगे, बिकॉज कंपटीशन काफी बढ़ गया है। जेप्टो ने फंड रेज किया, स्विगी ने फंड रेज किया, जोमेटो ने भी फंड रेज किया। बट जो इनिशियल डार्क स्टोर्स खुलते हैं वहां पर उन्हें 4 to 6 मंथ्स लगते हैं ब्रेक इवन करने के लिए। तो हमें लगता है कि जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। मगर जो पॉजिटिव बात है कि जो फूड डेली बिजनेस है वो काफी मैच्योर है, स्टेबल है, वहां पर कंपनी काफी कैश जनरेट कर रही है और वो एक एंकरिंग का काम कर रही है जो बाकी क्विक कॉमर्स कंपनीज में एब्सेंट है। तो हमें लगता है कि इन तीनों प्लेयर्स में जो सबसे प्रेफर्ड पिक जो है हमारा वो एटर्नल है। हमारा जो व्यू एक बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 260 का है, बट विद द कैविएट दैट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स अर्निंग्स थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। बट यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म 1 ईयर का व्यू बना के चले तो डेफिनेटली ये एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल बन सकता है। ओके चलिए, इटर्नल ये हाई प्रेफर्ड पिक्स में से एक का। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू लेके चल रहे हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, हालांकि एक सिमट के एक बहुत नैरो बैंड में आ गई है, एफआईएस की काफ़ी सेलिंग रही है
अर्निंग सीजन भी ख़त्म हुआ, अब सबकी नज़र ऑब्वियसली मॉनसून पर है, पॉलिसी पर, लेकिन इस समय मार्केट 25,000 के निफ्टी पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए अरुण जी, जो इससे आपने सवाल पूछा वो मैं समझता हूं कि आई थिंक शॉर्ट टर्म में कॉल देना थोड़ा डिफिकल्ट है फ्रैंकली। आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाजार में फंडामेंटल्स जो है वो इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसके काफ़ी कारण है। दूसरा कारण है लिक्विडिटी भरपूर है बाजार में। देयर इज अ वॉल ऑफ मनी एंड इन्वेस्टर्स आर पुटिंग इन मनी। म्यूचुअल फंड को पैसे मिलते जा रहे हैं। लिक्विडिटी आरबीआई ने इम्प्रूव किया है और भी लिक्विडिटी ऑल्सो इज गुड। सेंटीमेंट रही बात, सेंटीमेंट में कंसेंसस अभी भी फुल तरीके से बाय का नहीं है, विच इज गुड इन अ वे। कॉम्प्लेसेंसी नहीं आ रहा है। बाजार नीचे के लेवल से अराउंड 10%, 8%, 9% बढ़ गया है। जो लोग मिस आउट हुए, काफ़ी सारे लोग मिस आउट हुए, वो आपको कहेंगे कि बहुत बढ़ गया है, क्या है बाजार में। और जो लोग ने लिया है और थोड़े से पैसे बनाए हैं पिछले 2-2.5 महीने में, उन लोग कहेंगे अभी और भी ऊपर जाना है। द पॉइंट इज अपने सामने मैक्रोस हैव इम्प्रूव्ड। लिक्विडिटी जैसे मैंने कहा इम्प्रूव हुई है। आरबीआई इज कटिंग रेट्स, वन मोर रेट कट शुड कम इमीडिएटली, आई थिंक नेक्स्ट वीक। तीसरी बात है इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। ऑयल का भाव घटा है, विच इज अ वेरी 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 बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया, एंड आई थिंक द मीडिया इज स्टिल नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट इट, विच ऑल्सो इज गुड। FI फ्लो थोड़े से चालू हुए हैं। यूएस से पैसा निकल रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। डॉलर इंडेक्स नीचे आने से इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर एमर्जिंग मार्केट्स। ऑल दिस आर पॉजिटिव्स। इन शॉर्ट द मैक्रोस हैव इम्प्रूव्ड। थोड़ा सा कंसर्न है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस स्टिल हैज नॉट कॉट अप मच। मैं नहीं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस फॉर दिस क्वार्टर वर बैड ऑन द होल, बट आई थिंक इट विल टेक 2 more quarters फॉर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड माइक्रोस टू कैच अप विद द मैक्रोस। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2 मेजर कंसर्न है अपने सामने। जो दुनिया है अपने सामने, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड प्लेस। आप देख लीजिए यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गाजा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो टोन यूज़ किया वो ठीक नहीं था। टर्की ने टोन यूज़ किया ठीक नहीं था। वहाँ पे दूसरे साइड पे डोनाल्ड ट्रंप है जो रोज़ सुबह उठ के नया ट्वीट करते हैं। सो नाउ टैरिफ्स ऑल्सो, इज इट हिस्ट्री? आई डोंट थिंक सो। तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसका 90 डेज का जो पीरियड था, भले कोर्ट ने भी जो भी कुछ कहा हो, आई डोंट नो व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन, बट दिस आर कंसर्न्स। और एक कंसर्न्स के बीच में अगर आप मार्केट देखते हो तो नैरो ट्रेंड में घूमने का चालू हो गया है। आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे, विच इज एंडिंग टुमारो, I don't think, which is ending today, I don't think market has gone up by more than 1.5% if you take the Nifty. But people are not complaining that overall performance is better than the Nifty performance in the month of May. So there are concerns and this consolidation आप बोल सकते हो। मेरा gut feeling है that we will go up higher in the short run. My gut feeling is there. But the concerns in front of us, we cannot wash it away. So one way not to be watchful. मेरा advice investors को एक ही रहेगा कि नॉर्मली क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है थोड़ा सा। पब्लिक क्या बोलती है, ब्लू चिप में बैठे रहो, ब्लू चिप में बैठे रहो। आई वुड से दैट बाय स्टॉक्स व्हेन दे बिकम डर्ट चीप एंड द राइट स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में बहुत फर्क है। हिंदुस्तान लीवर ब्लू चिप है, कॉलगेट ब्लू चिप है, नेस्ले ब्लू चिप है, लुपिन ब्लू चिप है, इन्फोसिस ब्लू चिप है। ये सारे स्टॉक्स ने आपको क्या रिटर्न दिए पिछले 1-1.5 साल में। बट अगर आपने राइट टाइम पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लिए होते, दे वुड हैव गिवन यू गुड रिटर्न्स। BFSI सेक्टर के स्टॉक्स लिए होते, they would have given you a good return. So it is time now that people identify the right stocks and the valuation is attractive, जाके खरीदो। This is not a market in which you say मैं स्टॉक्स लेके भूल जाऊंगा, 2 साल के बाद देखूंगा। This is not a market for that. ठीक है मेहरबान जी, अब असल में इशू क्या है कि बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लिए होते तो उसका तो जवाब नहीं है। अब क्या लें? आप इस समय क्या सजेस्ट करेंगे? 2-3 पॉकेट्स जहां पर आप इस समय बाय कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि IT एंड FMCG एट द मोमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट के करेक्ट हुए हैं, डू नॉट लुक टू अट्रैक्टिव टू मी इन द नियर फ्यूचर। द पॉइंट इज डाउनसाइड लिमिटेड है, बट अपसाइड कुड बी कैप्ड। इवन इफ दे मूव अप, इट विल बी मोमेंटम मूवमेंट लाइक। मैं पसंद करूंगा BFSI स्पेस को। आई थिंक द रिजल्ट्स हैव बीन एक्सीलेंट। आई स्टिल लाइक कैपिटल गुड स्पेस एंड आई स्टिल लाइक द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये 3 सेक्टर को मैं पसंद करूंगा। एंड प्लीज अवॉइड कंपनीज वेयर देयर इज टू मच ऑफ एन एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट्स, एस्पेशली द US. सो प्रेफर डोमेस्टिक कंपनीज। तो दिस आर टाइप ऑफ सेक्टर्स आई एम लाइकिंग राइट नाउ। डिफेंस में अगर एक पुल बैक आता है तो डिफेंस स्टॉक्स ऑल्सो विल बिकम अट्रैक्टिव ऑल ओवर अगेन। महबूब जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ।
ये पीएसयू बैंक्स में फिर मोमेंटम पकड़ रहा है और बहुत ही शानदार पकड़ रहा है। अगर आपके दो प्रिफर्ड बैंक्स हों, आई मीन अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो कौन से होंगे, या फिर पीएसयूज में आपका सिलेक्शन क्या कहता है? पीएसयूज में मुझे इंडियन बैंक पसंद है। क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम होल्डिंग इट इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो। और मुझे करूर वैश्य पसंद है एट द प्रेजेंट लेवल्स। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ठीक है। तो दिस आर द टाइप ऑफ स्टॉक्स इन द पीएसयू बैंक स्पेस। पीएसयू बैंक्स को मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत पसंद करता था, और 2 हफ्ते पहले मैंने कहा भी था एक पुल बैक आ सकता है। पुल बैक शायद आ भी गया है, एंड द मोमेंट विच इज गोइंग अप राइट नाउ, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस कुड बी अ ट्रेडिंग मूव। ऑन द होल अगर आप मुझे पूछे नया पैसा डालने को in PSU banks at the present level, मैं कहूँगा it should be mainly from a trading move rather than an investment move at the present juncture. ओके, अच्छा, ये पीएसयू बैंक्स हो गई और इसमें अपने अपना आपका चुनाव जो है वो भी आपने बता दिया मेहरबून जी। एक स्पेस और लुक एट एलआईसी के नंबर्स को देखिए आप। एलआईसी के नंबर्स के बाद रिएक्शन देखिए स्ट्रीट का। आप HDFC लाइफ, आप SBI लाइफ को देखिए, आई मीन अपने करियर के हाइस पे ट्रेड करते हुए बहुत प्रॉमिसिंग बिहेवियर है इस बार इंश्योरेंस स्टॉक्स का। आप लोगों ने कुछ इंक्लूड किया है क्या, या फिर क्लाइंट्स के साथ जो व्यू शेयर किया है मेहरबून जी उसके मुताबिक? LIC हमेशा अंडर वैल्यूड लग रहा था, और आखिर में जो मूव आया पोस्ट द नंबर्स, आई थिंक वाज शुड हैव कम मे बी सम टाइम अगो। मुझे LIC जो भाव पे था वो भाव पे मुझे सस्ता लग रहा था, तो आई वुड स्टिल से LIC इज द बेस्ट बेट इन दिस। रही बात कंपनीज लाइक HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ, आई वुड से दैट मैंने हमेशा कहा है ये कि दे आर कंपाउंडर्स। कंपाउंडर्स का मतलब आप लेके बैठ जाते हो, भूल जाते हो कि इंश्योरेंस स्टोरी इज गुड एंड अल्टीमेटली बिजनेस विल गो अप। कहना ठीक है। इट्स लाइक सेइंग अबाउट टेलीकॉम सेक्टर में भी 10 years ago, भारतीय एयरटेल के बारे में। सो दे आर दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स, बट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल देयर कुड बी अ मूव ऑन द अपसाइड। ना नहीं बोलता हूँ, बट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एंगल आई वोंट स्टिक माई नेक आउट। आई वुड से दैट दे आर ग्रेट कंपनीज, एंड इफ यू बिलीव के लेके भूलना है, इंश्योरेंस में एक्सपोजर लेना है, तो LIC इज देयर and HDFC Life and SBI Life. If you ask me, HDFC Life in terms of business will keep on growing, but SBI Life from the angle of valuations looks relatively attractive. ये हो गया इंश्योरेंस स्पेस पे बात। इस बीच निफ्टी वो थोड़ा सा बैकफुट पैके ट्रेड करता हुआ, इट्स 24750। बैंक निफ्टी वहीं का वहीं 55,750 पे। अच्छा मेहरबून जी, एक दो थीम्स की और बात कर लेते हैं। मैंने अभी जो कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं उनमें मूव बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट आप जैसे अब एंजल वन हो गया, AFL हो गया, आप कोर ब्रोकिंग कंपनियों के साथ रहना चाहेंगे, आप CDSL डिपॉजिटरीज, HDFC, AMCs पे जाएंगे या फिर एक्सचेंजेस पे? आपको ज़्यादा अच्छी थीम कौन सी लगती है अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो? सर मैं कहूँगा कि स्टॉक्स लाइक CDSL है, कैम्स है, अपने एंजल वन का, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहता हूँ। अच्छा, दिस टाइप ऑफ स्टॉक से कल ही डिस्कशन हो रही थी अच्छे लोगों के साथ, और मेरा मानना है कि ये सारे धंधे जो है इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड एंड बिजनेस इज गोइंग टू कीप ऑन ग्रोइंग। दे आर डायरेक्ट प्रॉक्सीज ऑफ द मार्केट। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में 10% 15% फॉल नहीं आने वाला है, तो आई थिंक दिस स्टॉक शुड कंटिन्यू टू डू वेल। द पॉइंट इज, अगर आप ध्यान से देखिए और बोले कि अरे ये वैल्यूएशन पे, मैं कहूँगा कि दिस वैल्यूएशन स्टोरी अप्लाइज टू अदर सेक्टर्स। रही बात ये सेक्टर की, आई थिंक सामने इम्प्रूवमेंट आते रहने वाला है टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में, तो मैं ज़्यादा वैल्यूएशन की परवाह बियॉन्ड द पॉइंट नहीं करूँगा। बट येस दे आर एक्सपेंसिव, फंडामेंटली ना नहीं कहूँगा। जैसे मैंने 2-3 साल पहले स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में कहा था कि व्हेन दे वर गोइंग एट 60, 50, 70 PO को खरीदना था, मैं कहा था कि ये भाव अगले 3 साल तक दिखेगा नहीं आपको, इट विल मूव इन दैट रेंज एंड कम डाउन। वो हुआ है। रही बात फाइनेंशियल्स की, स्पेशली एक्सचेंजेस की आप कह रहे हो, या फिर स्टॉक्स लाइक CDSL एंड कैम्स की कह रहे हो, या फिर ब्रोकिंग हाउसेस की कह रहे हो, मैं कहूँगा कि दे आर डेफिनेट, AMC कंपनीज की कह रहे हो, दे आर डेफिनेटली एक्सपेंसिव। देयर कुड बी अ पुल बैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट दे आर बिजनेसेस विच विल कीप ऑन ग्रोइंग। तो वेल मैनेज्ड है मोस्ट ऑफ देम, सो आई डोंट सी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। इन शॉर्ट, कभी कभी क्या होता है वीरेंद्र जी के पीपल सेल इट ऑफ थिंकिंग के बहुत भाव बढ़ गया है, पुल बैक होता है, अपने आप को शाना समझते कि निकल गए हम लोग, अच्छी बातें ऊंचे भाव में, लेकिन नीचे आता है तो वापस लेते नहीं। एंड दिस स्टॉक्स अगेंस्ट व्हेन दे स्टार्ट मूविंग अप, inevitably either they buy again at higher levels or they never buy. बिल्कुल। इन मीनवाइल एक बार एटर्नल का चार्ट लेकर आइए, और जो बात हम कह रहे थे कि जो फीडबैक मिल रहा है कि भले ही MSCI एडजस्टमेंट में
सेलिंग आएगी, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी फंड्स तैयार बैठे हैं। और ये देखिए 3 बजे वो हल्के से डिक्लाइन आई, लेकिन किस बखूबी से उसमें डिक्लाइन में बाइंग आई। इनफैक्ट 4 रुपये का मूव आ गया है उस हल्की सी डिक्लाइन के बाद से। मेहरबान जी, इस पर क्या व्यू होगा इटर्नल पर, जोमेटो? ये लेवल पर आई वोंट रिकमेंड द स्टॉक, certainly not. I think nothing against this company at all. Competition बढ़ते जा रहा है and I cannot justify the present price in terms of valuations. एक टाइम था जब भी लेना चाहिए था at our present price of 225, 245, 240, 235. I think there are better opportunities in the market. So अगर मेरे पास eternal है and if I believe in the longer term story, nothing against this company, I would continue to hold on to it at most. But putting incremental money at this present level, I would certainly not do. This is my personal opinion. ओके, चलिए, तो ये बात हो गई इटर्नल की। और इसके अलावा एक व्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा। हालांकि आपने रेफ़र किया था उसको, इस भाव पे बीएससी खरीदेंगे क्या? क्वेश्चन इज़ वेरी, आई वुड से कि जैसे मैंने कहा कि बीएससी के शेयर्स मेरे पास है, मैं बेच नहीं रहा हूँ उसको। अगर आप मुझे कहे कि क्यों नहीं बेच रहे हो, वैल्यूएशंस कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका अनुज। मैं इतना कहूँगा कि दिस इज़ अ बिजनेस विच विल कीप ऑन ग्रोइंग। एनएससी का लिस्टिंग होगा, विल बीएससी पीक आउट एज अ स्टॉक? पॉसिबली कैन। हिम्मत है नया पैसा डालने का, लॉन्गर टर्म का सोचूंगा तो आई एम रेडी टू पुट इन मनी। बट द क्वेश्चन इज इफ पीपल आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक, इज देयर एनी रीजन टू सेल ऑफ इन अ हरी? आई वुड से नो. So pullback certainly can happen for whatever reasons. So, but as a stock, I still continue to like it. बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पर आ रखे, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस क्लोजिंग पर एक व्यू लेते हैं। अनुज, बैंक निफ्टी का अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक क्लोज तो अच्छा है। और अच्छा, बैंक निफ्टी पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्लोज है ये इस दौर का सबसे अच्छा, ये ऑल टाइम हाई क्लोज है मेरे ख्याल से। यस अनुज, ये ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है 55,743, क्योंकि जो 22 अप्रैल का जो क्लोज था अनुज वो था 647। लेट्स एज्यूम कि अगर ये क्लोज हो रहा है, ऐसे में क्या व्यू बना के चलें सोमवार के लिए इंडेक्स पर, क्या करना है? बिल्कुल, आई थिंक वी तो थोड़ा सा शायद मैं एक ये व्यू लेके चलूँगा यहाँ पर कि आप थोड़ा सा अभी मार्केट में न्यूट्रल ही रहें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंटरडे में दोनों साइड के ट्रेड के मौके मिल रहे हैं आपको, लेकिन पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं इस मार्केट में तो पोजिशनली आप भले ही लॉन्ग रहें 20 डेमा के उस स्टॉप लॉस के साथ, जो एक व्यू रहा भी है इस चैनल पर, ये मेरा अभी भी व्यू रहेगा। और बाज़ार अभी भी रेंज तोड़ने को तैयार नहीं है, निफ्टी खास तौर से। अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी शायद एक ट्रिगर हो, जैसा आपने बोला बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के आसपास, तो वो ऑब्वियसली एक फैक्टर है। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी को वो हाई निकालना है उसका इंटरडे में 56,000 का। जब तक वो ना निकले तब तक फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहें। मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए इटर्नल का चार्ट, क्लियरली देखिए किस तरीके से आज आई थिंक इसने सब शॉर्ट्स को ट्रैप किया है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा अगर एडजस्टमेंट होगा तो उसकी वजह से स्टॉक गिरेगा। लेकिन ये देखिए क्या, जैसा आपने देखा ब्लॉक डील भी हुई और उसमें मैसिव बाइंग आई और स्टॉक अब डे हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं। आज डीलिंग रूम से किन दो स्टॉक्स पर व्यू मिल रहा है वो लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा, और काउंटर में लगभग 4% की बढ़त है। काफ़ी तगड़ी बाइंग आज देखने को मिल रही है। डीलर्स इनफैक्ट यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 1500 तक के टारगेट्स के लिए। 1480 का पहला टारगेट है। और कहीं ना कहीं एक बिग एमएनसी फार्मा कंपनी के साथ कोई आउट लाइसेंसिंग डील की बज़ आज बाजार में है, जिसके कारण काउंटर में आप अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक और अक्रॉस द बोर्ड आज एफआईआईज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं, जहां कैनरा बैंक का ओपन इंटरेस्ट लगभग 4-4.5% बढ़ा है। फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। और डीलर्स की अगर आप माने तो 118-120 के टारगेट्स के लिए यहाँ वो पोजिशनल खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय राय आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा में है, और उसके अलावा आप कैनरा बैंक यहाँ पर भी क्लियरली आप देख रहे हैं कि एक डीलर्स की तरफ से एक बाय रिकमेंडेशन आती हुई
मैं बस वो कंफर्म कर रहा था, वो जो वीरू बात कह रहे थे, ये अगर क्लोज यहाँ पर हुई तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा, क्योंकि 55,647 है अब तक क्लोजिंग हाई। इवन 56,000 उस दिन क्रॉस हुआ था, लेकिन क्लोज नहीं हो पाए थे हम उस वजह से। चलिए अब BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें मंडे के लिए? आई थिंक मंडे के लिए लेना चाहिए PEL, पद्मनी पिरामिड एंटरप्राइज लिमिटेड 1109 पे ट्रेड करा है। स्टॉप होगा करीब 1095-96 का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 1130। यस, PEL पिरामिड एंटरप्राइज लिमिटेड। गावा सर, वो आप किस जमाने में पहुंच गए? पद्मिनी तो बहुत मेरे ख्याल से 70s में लिस्टेड होती थी वो कंपनी, मेरे ख्याल से। वो प्रीमियर पद्मिनी। हाँ, यस, यू आर राइट, 75 में आई थी, करेक्ट। ये पद्मिनी वो वही है ना, ये जो फिएट जो बॉम्बे में टैक्सी सारी पद्मिनी की तो चलती है, मतलब चलती थी। हाँ, प्रीमियर पद्मिनी, वो सारी वो बॉम्बे वालों को वो पद्मिनी याद रहती है वीरू। एक्चुअली वो गावा सर उसी चक्कर में वो PL जो है वो पिरामिड एंटरप्राइजेस है। मैं घबरा गया, मैं कहा यार डेरिवेटिव में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आए थे, लेकिन पद्मनी नाम से कोई नहीं आया था। गजब रहा प्रकाश सर है। हाँ, रचना जी, आपका कॉल क्या रहेगा? जी, अंबुजा सीमेंट को शॉर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम 553 पे बैठे हुए हैं अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स पे। यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 560 पे एंड डाउन साइड पे टारगेट होगा 540। ये इस समय अंबुजा सीमेंट सेल ट्रेड, रचना जी सेल लेती हुई। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? अनुज जी, देखिए मैं पीडीलाइट लेके जाऊंगा। मुझे लगता है एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है पीडीलाइट में। इसका जो टारगेट होगा एज ए BTST वो रहेगा करीबन 3160 3180 का, और स्टॉप लॉस भी हम मेंटेन करेंगे करीबन 3080 का। सो पीडीलाइट इज अ बाय। ओके, पीडीलाइट आप बाय करेंगे। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, PNB के साथ जाऊंगा। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक ने 200 डेमा भी काफी कन्विंसिंगली क्रॉस कर लिया है। लगभग 105 रुपीज 70 पैसे का कैश में प्राइस है। 103 का स्टॉप लॉस रहेगा और 112 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ओके, सोने जी, आपका ट्रेड ले रही हैं? यहाँ पे मेरा BTST रिकमेंडेशन रहेगा पूना वाला में बाय करने की सलाह रहेगी 400 स्टॉप लॉस के साथ। क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग दे रहा है 405 और 406 की तरफ। 400 स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट है वो 415 418। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प 405 पैसे पे क्लोज होता है। अच्छा, मानस का ट्रेड बाकी, माफी चाहूंगा। मानस, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो SBI के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। करंट प्राइस 817 के आसपास चल रहा है। इसमें आपको 805 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 840 रुपए के टारगेट्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की। उसके लिए कंचन के पास फिर चलते हैं। कंचन, बताइए क्या है अगले हफ्ते के ट्रिगर्स? जी, डेफिनेटली। वैसे तो 1 तारीख की बात करी जाए तो ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, और जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो हमें 2 जून यानी कि मंडे को आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा चाइना का मार्केट उस दिन क्लोज है। साथ में अगर हम बात करें US की, तो वहाँ पे जो फेड चेयर है पवेल, उनकी कॉमेंट्री काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगी। इंडिया में HSBC, और साथ में अगर बात करें S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे भी हमें एक डेटा आता हुआ दिखाई देगा। और US में भी मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा हमें 2 जून को आता हुआ दिखाई देगा। मूविंग फॉरवर्ड 3 जून को चलते हैं। US का जॉब ओपनिंग का यहाँ पे डेटा जो है वो प्रेजेंट होगा। साथ में US के ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, वो काफी ज्यादा क्रूशियल होंगे। और स्टॉक वाइज अगर बात करी जाए तो लार्सन & टूब्रो और नोवामा वेल्थ की उस दिन है डिविडेंड की एग्स डेट। आगे बढ़ते हैं, 4 जून की तरफ चलते हैं। सबसे मेजर इवेंट है उस दिन RBI की MPC की मीटिंग होगी। बाजार के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल 4 जून होने वाला है। इसके अलावा US का क्रूड ऑयल स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा है वो आने वाला है। इंडिया के अंदर की बात करी जाए तो HSBC कंपोजिट PMI का फाइनल डेटा और सर्विस PMI का फाइनल डेटा 4 जून को प्रेजेंट होने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स और आयोनिक्स इंडिया की उस दिन एक्स डिविडेंड डेट है, और साथ में कोफॉर्ज की उस दिन एक्स स्प्लिट डेट भी है। आगे बढ़ते हैं, 5 जून की तरफ चलते हैं। उस दिन US का आने वाला है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा। साथ में US का ट्रेड डेफिसिट का डेटा भी 5 जून को हमें आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर स्टॉक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक बाइज बात करी जाए तो रैलिस इंडिया और जिंदल सॉ की उस दिन एक्स डिविडेंड डेट है। आगे बढ़ते हैं 6 जून की तरफ। उस दिन जो मैंने आरबीआई की एमपीसी मीटिंग बोली, उस दिन इंटरेस्ट रेट को लेके डिसीजन हमें आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि फ्राइडे ये भी काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है मार्केट के लिए। साथ में जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है उस दिन उसका भी डेटा आने वाला है, यूएस का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है, और स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो टाटा स्टील, कॉनकॉर, बीओबी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलएनटी टेक की उस दिन है एक्स डिविडेंड की डेट। ओके चलिए, तो ये एक अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स। सीरीज के पहले दिन ही एक स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहा है, उसको एक बार दिखा दीजिए जरा फटाफट। मन्नापुरम बैन में आने की तैयारी करता हुआ। ये मुझे कहा गया था बैन अपडेट रेडी है, तो इसके लिए चलिए ठीक है, ये 3% ऊपर स्टॉक और आज बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। मार्केट ब्रेथ लेते हैं, फिर थोड़ा वीकेंड की बात करेंगे। बीरू बताइए फटाफट, पहले दिन कैसी रही मार्केट ब्रेथ? बट अच्छी थी अनुज, हालांकि ब्रेथ का पूरा झुकाव जो था वो डिपॉजिटरीज की तरफ, एक्सचेंजेस की तरफ और पीएसयू बैंक्स की तरफ रहा। स्क्रीन पर आपके स्टैट्स आएंगे और पहले जाते हैं लॉन्ग शॉर्ट का रेशो। लॉन्ग 27, शॉर्ट कवरिंग 26 में, शॉर्ट 88 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 75 में। झुकाव था पीएसयू बैंक्स की तरफ, झुकाव था डिपॉजिटरीज की तरफ। यही एक थीम थी जो चल रही थी। बाकी आईटी बैकफुट पे था, बाकी फार्मा, मेटल्स, ये सब बैकफुट पे रहे। एक बार लेके आइए स्लाइड्स लॉन्ग वाली। लॉन्ग के क्रम में सबसे ऊपर जो था वो आज था बीएससी। एक बार फिर से लॉन्ग बिल्डअप हुआ यहाँ पे। मुथूट फाइनेंस खबर का इम्पैक्ट था बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड देन फॉलोड बाय एंटायर बैंकिंग, पीएसयू बैंक स्पेस, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, सब में स्ट्रॉन्ग मूव था, स्ट्रॉन्ग एडिशंस। और शॉर्ट कवरिंग था एनबीसीसी में। आज ये पूरी की पूरी थीम कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा अच्छा कर रही थी। एटर्नल में क्या खूबसूरत रिवर्सल ट्रेड रहा कल 225 से। ग्लेनमार्क फार्मा, कमिंस, पोस्ट नंबर्स, पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री, आज सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन मूव सस्टेन रहा। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था चंबल में, महानगर गैस, ऑयल गैस स्पेस आज थोड़ा सा निराश किया। सेम इज द केस विद रिलायंस, थोड़ा सा बैकफुट से रिट्रेस हुआ। वेदांता आईजीएल यहाँ पे आज लॉन्ग शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग एसजीवन में, पोस्ट नंबर्स, बिरला सॉफ्ट, जिंदल स्टेनलेस, ऑल इंडिया कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर आज सिंक हुआ, और एलकेम लैब ये भी आज 4% नीचे। अनुज बिल्कुल वीरू, तो ये अब आज की मार्केट ब्रेक। चलिए 10 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने में। वीरू वीकेंड पे क्या प्लान, क्या देखा जाए ओटीटी पर, हॉल पर? अनुज पहले बताइए आपका वीकेंड पे प्लान क्या है? हॉल पे तो खैर जाऊंगा मैं, मेरा तो किसी काम से हरिद्वार जाना पड़ेगा। मुझे भी कोई पर्सनल काम है, उस वजह से मैं हूँ मुंबई में ही, लेकिन तो मैं मुंबई में ही रहने वाला हूँ, और मेरा मतलब थोड़ा सा पर्सनल काम है। ओके चलिए, अच्छा आते हैं यहाँ पर कराटे किड्स लेजेंड्स। ये है इस वीकेंड पे, देखना है तो जरूर देखिएगा। आई थिंक ये इसकी 6ठी सीरीज है मेरे ख्याल से। बाकी मई 28 को कैप्टन अमेरिका और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जियो हॉटस्टार पे है ये, और क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 जियो हॉटस्टार पे ये, और साथ ही साथ 30 मई को ये है ये सोनी लिव पे खान खजूरा, ये भी बढ़िया होगा। ये क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 है। अनुज देखा आपने इससे पहले का? मुझे तो अच्छा लगा। मैंने नहीं देखा वीरू, मैंने नहीं देखा। मैंने लेकिन जो आपने बात की ना कराटे किड की, जो कराटे किड की जो फ्रेंचाइजी है, मेरी पहली इंग्लिश मूवीज में से वो पहली थी, जो ओरिजिनल 1984 में जो आई थी द कराटे किड। वो मेरे ख्याल से ओरिजिनल और अब तक की बेस्ट। उसके बाद जितनी भी मूवीज आई कराटे किड सीरीज में, उनमें से कोई भी उसको मैच नहीं कर पाई थी। वो जो मूवी थी वो अभी तक मैं कई बार उसको अभी भी देखता हूँ, वो एकदम बेस्ट थी। उसके बाद ऑब्वियसली जब काफ़ी समय के बाद उसका सीक्वल आया, तब जैकी चैन आ गए थे मेन रोल में। उसके बाद से वही रहे, लेकिन मुझे जो ओरिजिनल पिक्चर लगी थी, वो ओरिजिनल पिक्चर जो 1994 में आई थी, 1984 में आई थी, 84 में कराटे किड। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखनी चाहिए, वो बहुत शानदार पिक्चर थी। हमने पहली इंग्लिश मूवी देखी थी इवल डन। उस वक्त बड़ा क्रेज था। अनुज देखी थी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी थी वो पिक्चर। खैर ये है इस वीकेंड पे प्लान, बाकी घूमे फिरने का प्लान जो जिसका भी हो, लेकिन ये आपको इस बार ओटीटी पे मिलेगा। मीनवाइल टुवर्ड्स क्लोज एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे, फिर एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आप पिडिलाइट। ये मैंने मेंशन किया था कुछ देर पहले ही, राजेश जी ने BTST ट्रेड में कैरी भी किया। लुक एट टिक बाय टिक चार्ट, 3120 पर डे हाई पर आके, और ये अब इस दौर की
हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। यस, ये 17 दिसंबर 2024 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। 3121 पे ये फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ, और जो काउंटर्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं या फिर इस दौर के हाईएस्ट रेंज पे, लेट्स ब्रिंग मैक्स फाइनेंशियल्स 1509 पे। अच्छा मानस, एक बार बताइएगा, 1509 पे ये मैक्स फाइनेंशियल्स में मोमेंटम या इंडिकेटर्स थोड़ी ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? ओवर हिटेड नहीं लग रहा है आपको ये स्टॉक थोड़ा सा? जी जी, तो देखिए ओवरबॉट तो दिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए। जो कल का लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1445 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे तब तक आप बने रह सकते हैं। 1445 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ अब अगर ये 15 आज के हाईज के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से फिर से 30-35 रुपए का मूव तो जरूर दिखा देगा। ओके, मैक्स फाइनेंशियल्स 1499 पे और अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे। और साथ ही साथ एक स्टॉक और लेके आइएगा जहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, और पूना वाला फिनकॉर्प 402.40 पे आके ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ। जरा प्लीज़ इंटरडे चार्ट लेके आइएगा। सुबह खुल के कोलैप्स हुआ, लेकिन एक अच्छे क्लोज की तरफ। और एक स्टॉक और जिस पे पॉसिबली लास्ट कमेंट लूँगा मैं यहाँ पे, जो कि क्लोज अच्छा दे रहा है और अपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, दैट्स एंजल वन। 2% का मूव यहाँ पे है। सोनी जी से एक लास्ट आउटलुक लेता हूँ इस पर। सोनी जी, ये पूरी रोल ओवर के प्रक्रिया के दौरान नहीं कटा आपका 3084 और 3120, वो 3100 का कॉल राइटर एग्जिट करने को तैयार नहीं है अभी। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को अब? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज है। थोड़ा सा हो सकता है कि बट रोल ओवर्स जून की तरफ एक लॉन्ग आउटलुक पे इंडिकेट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग होता है टुवर्ड्स 2950 2920 वो रेंज में रीइनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग्स। स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम में, मुझे लगता है टुवर्ड्स 3200 पोजिशनली टेस्ट हो सकता है। बट बाय ऑन डिक्लाइंस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे थोड़ा बेटर अप्रोच रहेगा। वहां से मुझे लगता है जो सपोर्ट है वो सपोर्ट होल्ड करके दोबारा रिवर्स कर सकता है। सो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना बेटर है। ओके, बाय ऑन डिप्स यहाँ पर बेटर रहेगा। ये बात हो गई एंजल वन पर। एक स्टॉक और देखते हैं जरा, जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर आकर बंद हो रहा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, SBI एकदम डे हाई पर बंद होने की तैयारी करता हुआ। ये BTST ट्रेड्स में भी शामिल था हमारे पैनल की। आई थिंक किस मानस ने लिया था शायद। हाँ, मानस ने लिया था ये। उसके अलावा आप देखिए PSU बैंक इंडेक्स भी लेकर आइए। क्लियरली आज PSU बैंक्स में अच्छा मोमेंटम है। तो ये मोमेंटम इस समय एक इंडेक्स अगर घर ले जा रहा है वो PSU बैंक से। आई थिंक मंडे मॉर्निंग को शुरुआत यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पर। बिल्कुल अनुज, क्या मोमेंटम है। और मैं देख रहा था कि पूरी जो OI की शीट है उसमें अगर आप एक सेक्टोरल झुकाव देखें ना, तो इट्स कम्प्लीटली आई थिंक PSU बैंक्स। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जाते जाते थोड़ा झुकाव प्राइवेट बैंक्स की तरफ भी हो गया, लेकिन उसको पूरा का पूरा कैप्चर करता हुआ HDFC बैंक एट 1944। HDFC बैंक का ये आप यकीन मानिए, मतलब पोस्ट 13 मई अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज। और इसका ऑल टाइम हाई क्लोज जानते हैं क्या है? वो बताता हूँ मैं आपको। इसका ऑल टाइम हाई क्लोज है 1960 इनफैक्ट, वो था 22 अप्रैल का। तो HDFC बैंक भी एक बहुत क्रिटिकल जोन पे जा रहा है। और पिडिलाइट हो गया, और आपका सारे के सारे अगर आप देखें डिपॉजिटरीज और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, PSU बैंक्स और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ कैरी करते हुए। और एक स्टॉक और देख लीजिए, आइनॉक्स विन। सुबह इसका जिक्र भी हुआ था कॉल्स में। इट्स 195 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज होता हुआ। चलते हैं, चलिए इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, वॉल पे चला जाए। मैं बार बार, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र बार बार SBI पर आ रही है। एक बार SBI वापस इंटर एक दो चार्ट्स और देख लेते हैं, फिर मैं वॉल पे जाना चाहूँगा। एक बार SBI देखिए ज़रा, और निफ्टी फाइनेंशियल्स इंडेक्स ये भी देखिए एक बार ज़रा। ये भी एकदम डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। तो क्लियरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय कुछ पॉकेट्स में है। LIC की बात की थी हमने, LIC भी ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहा है। ये भी अपने ट्रैजेक्टरी की हाईएस्ट इस जोन पे इस टाइम की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाकर बंद हो रहा है। चलिए अब वॉल पर चला जाएगा। 94 पॉइंट्स निफ्टी नीचे था, लेकिन बैंक निफ्टी की ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई रहेगी
तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था टुवर्ड्स द एंड 55,755 पर। निफ्टी आईटी 500 पॉइंट नीचे यानी कि 1.25% के करीब नीचे रहा निफ्टी आईटी। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट था। एडवांस डिक्लाइन भी मोर लेस इवन ही था, 1130 बढ़ने वाले शेयर, 1470 गिरने वाले शेयर। उसके अलावा आप ज़रा सेक्टोरल हीट मैप देखिएगा, यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। डिफेंस में 1% की गिरावट, आईटी में 1.25% की गिरावट, ऑटो 1% नीचे था, मेटल्स 0.25% नीचे थे, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस काफ़ी नीचे थे। इन सब के बावजूद निफ्टी अगर कम गिरा तो उसका कारण था निफ्टी बैंक, ये करीब 0.5% ऊपर। और कुछ हद तक आज का इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% ऊपर आज ट्रेड करता हुआ। टिकट टीम को बोलते हैं वो फ्लैश रेडी रखिएगा। बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे ऑल टाइम हाई। अब ज़रा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार किस तरीके के मूव्स रहे यहाँ पर। सबसे ऊपर इटर्नल 5% ऊपर रहा, एसबीआई 2% ऊपर, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, यहाँ पर हल्की सी तेज़ी देखने को मिली आपको। रिलायंस में रिवर्सल आया टुवर्ड्स द एंड। नीचे क्या था, बजाज ऑटो नंबर्स के बाद क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग की गिरफ्त में आता हुआ 3% नीचे। हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, नेस्ले, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर गिरावट थी। ओएनजीसी, एशियन पेंट्स, JSW स्टील, टाटा स्टील और सन फार्मा, यहाँ पर भी आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक्स को। जैम सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक्स को। क्या तेजी रही। HDFC बैंक ने भी अपना हाथ आजमाया, बट इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर। तो मायूस, तो जुझारूपन से भरे इस हफ्ते का अगर अंतिम में आके, आखिरी में आके एक सबसे बड़ा अगर आप देखें तो जो उपलब्धि रही वो था निफ्टी बैंक क्लोज एट ऑल टाइम हाई एज पर द प्रोविजनल फिगर्स। चलिए, और ये क्लोज था आज का। निफ्टी बैंक ने लीड लिया, पीएसयू बैंक ने आज पार्टिसिपेट किया। और जून सीरीज के सेकेंड डे यानी सोमवार को फिर सारे समीकरण, तथ्य, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके जुड़ेंगे आपके साथ सोमवार को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार और हैव अ नाइस डे।